हेलो बच्चा पार्टी। ये है तुम्हारा जेई एडवांस 2026 का पेपर 2। पेपर 1 का बच्चा सॉल्यूशन हम लोग देखे हैं। अब पेपर 2 को देखो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। A metal wire of cross sectional area 0.5 millimeter square and length 100 meter is connected across a battery of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. The density, atomic mass and electrical conductivity of the metal are given respectively. Assuming one conduction electron per atom of the metal, the drift velocity of the electrons in the wire is, the drift velocity of the electrons in the wire कितना होगा बच्चा, इसको कैलकुलेट करना है। सो बच्चा देखो, अगर हम लोग इस वायर का रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा रो इंटू एल बाई ए। रो को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सिग्मा एल बाई ए। दिस इज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का वैल्यू बच्चा यहाँ पर दे दिया हुआ है तुम्हारा। कंडक्टिविटी तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये हो गया तुम्हारा एल। एल लेंथ दिया हुआ है 100 एंड डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया इज गिवन एज 0.5। 0.5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा और ये वाला कैंसिल करेंगे अगर हम लोग। अच्छा, 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर चेंज करें तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो 0.5 और 2 तो 1 हो गया, 10 टू द पावर -6 ऊपर गया, 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो गया तो इट बिकम्स 1 ओम। तो रेजिस्टेंस निकल गया तुम्हारा 1 ओम। तो करंट इन दी सर्किट जो फ्लो करेगा, करंट का फॉर्मूला होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ईएमएफ का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 2 वोल्ट, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकला 1 और इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन एज 1। तो ये हो गया 2/2 मतलब 1 एम्पीयर करंट। ठीक है, अब चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है तो हम लोग करंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एन ई वी डी इंटू ए इज इक्वल टू 1 हो गया बच्चा। तो यहीं से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगा एन ई और ए। ई हो गया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × -19 कूलम और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज गिवन एज 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको एन निकालना है। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक एटम से बच्चा एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ से दिया हुआ है कि अज्यूमिंग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ द मेटल। ठीक है, 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ द मेटल। एक एक एटम से 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो एन का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से, देखो इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है तुम्हारा 63.5 ग्राम पर मोल। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखते हैं 63.5 ये हो गया तुम्हारा ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये हो गया तुम्हारा किलोग्राम पर मोल। मोल ऊपर चला गया। ठीक है, अगर इसको मास को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया तुम्हारा पर मोल। तो ये वॉल्यूम हो गया तुम्हारा, ऊपर डेंसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो डेंसिटी तुम्हारा दिया हुआ है 6.35 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम पर मोल, एक मोल। अब 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है, एवोगाड्रोस नंबर के, नंबर ऑफ एटम्स कितना रहता है एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो इसको अगर हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे 1 मोल के अंदर तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना सारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल गया। और जितना सारा नंबर ऑफ एटम्स होगा, हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, ये निकल गया। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू ये आ गया। यहाँ से अगर इसको कट करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 10। 10 का मतलब बच्चा हो गया यहाँ पर देखो 6.023 इंटू 10 के ऊपर पावर कितना होगा, ये 10 कट गया, यहाँ पर 2 रहेगा, ये ऊपर चले गया 3, 3 और 2 5, 5 और 23 ऐड होता तो 28 हो गया। इतना सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ से एन का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 28। ई हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू पहले लिख देते हैं, जिसका वैल्यू हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वी डी इक्वल टू 1। ठीक है, तो वी डी का वैल्यू जो आएगा यहाँ से 10 के ऊपर पावर टोटल कितना हो रहा है ये देख लो। यहाँ पर 19, यहाँ पर 6 हो गया, 25, यहाँ पर 28, तो 10 टू द पावर 3 बचा। यहाँ नीचे लेकर के जाएंगे 10 टू द पावर 3, ऊपर करोगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है,
और ये हो गया 6.023 इंटू 1.6 इंटू दिस वन। तो बच्चा यहाँ पर देखो 0.5 को अगर हम लोग 1/2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से ऑलमोस्ट ये 3 आया था, ठीक है। 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/4.8। तो इसका यूनिट हो गया तुम्हारा मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर तुमको कैलकुलेट करने के लिए बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन मिलीमीटर पर सेकेंड, तो मिलीमीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 1 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 और ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो मिलीमीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये अगर 1/5 होता तो 0.2 आता, क्योंकि ये 1/4.8 है तो 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो तुम्हारा आंसर 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा, देखो 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर ये है इन मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 0.208 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो योर करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, अ न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड एक्स फॉर टी फ्रॉम टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन से हम लोग क्या मिल रहा है, प्रोड्यूसिंग अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड एक्स फ्रॉम टी इक्वल टू 0 एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना सारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड मिल रहा है, अल्फा, ठीक है। each decay of x produces energy E naught, which is utilized to heat a liquid of mass small m and specific heat S. Assuming no heat loss from the liquid and taking lambda is the decay constant of x, the rate of increase in the temperature of the liquid कितना होगा, rate of increase of the temperature। तो बच्चा पहले ये निकालो कि इसमें कोई भी टाइम dt टाइम के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि कितना सारा नंबर ऑफ डीके हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड डीके जो हो रहा है वो कैसे निकालेंगे, देखो ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो एक्स न्यूक्लियाइड प्रोड्यूस करता है एट द रेट ऑफ अल्फा पर सेकेंड, ठीक है। तो वो न्यूक्लियाइड जो प्रोड्यूस किया है वो अल्फा न्यूक्लियाइड पर सेकेंड एट द रेट ऑफ पर सेकेंड इतना न्यूक्लियाइड प्रोड्यूस है, जिसमें से डीके हो रहा, रेट ऑफ डीके जो होता है वो dn/dt इक्वल टू कितना होता है, माइनस लैम्डा इंटू एन होता है। इतना प्रोड्यूस किया जिसमें से इतना रेडियोएक्टिव एलिमेंट डीके हो रहा है, तो तुम्हारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dn बाई अल्फा माइनस लैम्डा इंटू एन अगर पुट करेंगे तो यहाँ से dt निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग t टाइम में कितना सारा रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, कितना सारा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसके अंदर, वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आफ्टर टाइम t कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो 0 इंटू टी, 0 to 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा इनिशियली n का वैल्यू 0 हो गया अप टू n। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिलेगा बोलो, dn/n। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log या ln अल्फा माइनस लैम्डा n डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा, इसमें लिमिट पुट करेंगे हम लोग, ये 0 to n हो जाएगा और यहाँ पर आएगा तुम्हारा t। सो ये अपर लिमिट अगर हम लोग पुट करेंगे तो इट बिकम्स लैम्डा अल्फा माइनस लैम्डा n माइनस ये 0 पुट कर तो माइनस लॉग अल्फा होगा, तो ये लॉग से अल्फा से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, माइनस लैम्डा t, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस लैम्डा n बाई अल्फा इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t हो गया। सो लैम्डा n का वैल्यू जो आएगा या n लैम्डा का जो वैल्यू आएगा दैट बिकम्स इक्वल टू 1 अल्फा इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो डीके हो रहा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब हो गया रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इन 1 सेकेंड, लैम्डा n है ना। तो लैम्डा n का जो वैल्यू आया बच्चा दिस वन, ठीक है। तो एक सेकेंड में नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेशन अगर ये होगा तो फिर बताओ कि एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ एटम, ईच नंबर ऑफ एटम्स, एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ एटम्स हो रहा है, एक सेकेंड में नंबर ऑफ एटम जो हो रहा है उसकी वजह से नंबर ऑफ ईच डीके ऑफ एक्स का ईच डीके। तो dt टाइम में हम लोग मान ले कितना सारा नंबर ऑफ एटम रेडियोएक्टिव एटम्स डिसइंटीग्रेशन होगा, बताओ dt टाइम में। तो dt टाइम में डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो इनटू ये तो dn/dt हो गया, ये तो dn/dt हो गया, है ना। नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेशन इन टाइम dt टाइम में डिसइंटीग्रेशन कितना होगा, तो अल्फा इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा नंबर ऑफ एटम्स dt टाइम में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। अब ये जो एटम डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसमें तुमको बोल दिया है कि ईच डीके ऑफ x प्रोड्यूसेस E नॉट, ठीक है। तो ईच डीके अगर E नॉट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो इतना dt टाइम में जितना डीके हो रहा है तो कितना सारा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इनटू E नॉट। अब ये जो टोटल एनर्जी रिलीज हुआ, ये टोटल एनर्जी रिलीज जो हो रहा, एनर्जी रिलीज जो हुआ
ये एटम को ये एनर्जी कहाँ जा रहा है बताओ, ये एनर्जी एक लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी इक्वल टू, अब ये हीट जब ये एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट होगा और कोई लिक्विड अब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हीट लॉस का या हीट गेन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एम इंटू एस इंटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो होगा ये इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हम लोग डी थीटा मान लेते हैं तो एम एस डी थीटा होगा, तो तुमको यहाँ से निकालने के लिए क्या बोला है, डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू कितना होगा, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया इन टाइम dt, dt से इसको डिवाइड कर दो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हो गया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एम एस यहाँ लेकर के चलाओ, तो ये अल्फा इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई एम एस होगा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, दिस इज योर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर तुम्हारा आ जाएगा अल्फा ई नॉट बाई एम एस 1 माइनस ई टू द पावर लैम्डा टी, तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर, ओके। Now, question number 3. A beam of polychromatic light passes through a thin prism of prism angle 6 degree. The refractive index of the material of the prism varies with wavelength lambda as n equal to this one. N is given as a lambda function of lambda, where alpha का वैल्यू दे दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दे दिया हुआ है, अगर लैम्डा का मिनिमम वैल्यू होगा is the wavelength, if lambda mean is the wavelength at which the angle of minimum deviation is, at which the angle of minimum deviation is, तो मिनिमम वेवलेंथ कब होगा पहले ये निकालो, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डेविएशन जो होगा, डेविएशन उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, अगर ए लेस देन 10 डिग्री होता है, लेस देन 10 डिग्री का मतलब हो गया थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म का डेविएशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ पर ये म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन ऑफ लैम्डा, तो यहाँ म्यू की जगह हम लिख सकते हैं दिस वन प्लस बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए, ओके। अब बच्चा देखो, अब ये डी का वैल्यू जब मिनिमम होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, सॉरी फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, मिनिमम डेविएशन डीएम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, फॉर मैक्सिमम मिनिमम अगर यूज करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डी की वजह से हम लोग अबाउट विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो हम लोग इसको विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बचेगा अल्फा प्लस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो लैम्डा टू द पावर -2 हो जाएगा, -2 पहले आ गया तो ये हो गया -2 बीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा क्यूब हो जाएगा इनटू ए रहेगा, ठीक है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी इसका वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 2 बीटा बाई लैम्डा क्यूब, तो लैम्डा क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 2 बीटा बाई लैम्डा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 2 इंटू बीटा, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा 0.096 डिवाइडेड बाई अल्फा, अल्फा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 3, अगर ये 3 से कट करेंगे हम लोग यहाँ पर तो 0.032 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से अगर हटा दोगे तो 32 इंटू 2 ये हो गया 64, नीचे रहेगा 1000, ठीक है ना, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा इसका क्यूब रूट करो तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब अगर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे बच्चा तो इसका फिर से लैम्डा टू द पावर -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये 0 हो जाएगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि डी इज मिनिमम, तो डी का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब लैम्डा इक्वल टू 4/10 हो जाएगा, ठीक है, या 0.4 हो जाएगा। तो अगर ये लैम्डा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो उसकी वजह से डी का जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी जो हम लोग को निकालने के लिए बोला है वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहीं से पुट करो, अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ था, अल्फा इज गिवन एज 3, लैम्डा का वैल्यू यहां से मिल गया कितना 4/10 प्लस बीटा, बीटा हो गया तुम्हारा यहां से 0.096 डिवाइडेड बाई लैम्डा का स्क्वायर करो, तो लैम्डा का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 100, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, -1 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ 6 डिग्री, तो यहाँ पर 6 डिग्री कर दो, ये हो गया 3 4 12/10 तो 1.2 हो गया। यहाँ से अगर हम लोग कट करेंगे तो 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये 9.6 रहेगा, तो 16 से अगर 16 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 0.6 हो गया, -1 है ना इंटू 6 डिग्री, तो ये हो गया 1.2 माइनस 1.2 प्लस 0.6 तो 0.8 हो गया और ये हो गया 6 डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4.8 डिग्री, तो योर करेक्ट आंसर बिकम्स दिस वन, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन बच्चा तुमको दिया हुआ था, देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m and angular momentum L is moving in a circular orbit of radius r0 under the influence of an attractive force F equal to minus k by r square r cap. ठीक है, चलो, keeping its angular momentum unchanged, the particle is displaced radially by a small distance del r, which is less than r0, very small, due to which its radial distance varies periodically. radial distance जो है वो periodically vary करने लगा. The corresponding time period is, time period कितना होगा? तो बच्चे देखो, हम लोग मान लेते हैं पार्टिकल ऑफ मास m वो इस सर्कुलर पाथ में इनिशियली घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, ठीक है, उसका रेडियस कितना था r0 एंड विद दिस वेलोसिटी v0. अब उसके ऊपर जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इस डायरेक्शन में था. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ जो था वो नेगेटिव दिया. नेगेटिव का मतलब क्या होता है? फोर्स इज नेगेटिव इन नेचर का मतलब दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर. अट्रैक्टिव इन नेचर का मतलब इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. उसको न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, ये फोर्स की वजह से जब अट्रैक्शन हो रहा था उसका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा क्या है बताओ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, ये सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा. ठीक है, तो अभी ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा था. अब इसमें तुमको बोला किसी कारण से इसका पार्टिकल को रेडियली डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा दूर लेकर के चले, यहां से थोड़ा सा दूर लेकर के चलेंगे. दिस डिस्टेंस यहां से कितना दूर लेकर के चलेंगे? दिस इज गिवन एज डी आर या डेल आर, वॉट एवर, डी आर या डेल आर. तो ये रेडियस अगर बढ़ जाएगा तो ये पार्टिकल रेडियली इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगा. ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा ये कैलकुलेट करो. ये डी आर का वैल्यू वेरी स्मॉल दिया हुआ. तो बच्चा यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल इस ऑर्बिट पर है या फिर इस ऑर्बिट पर है, दोनों के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, विच इज गिवन एज एल. तो एल अगर एंगुलर मोमेंटम होता है तो एल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनिशियली एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी नॉट आर नॉट. पहले जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा था उसका रेडियस आर नॉट था, मास एम था, वेलोसिटी था वी नॉट. अब जब दूसरे ऑर्बिट में चला आया है थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होकर के, तो उसका वेलोसिटी चेंज होकर के वी हो गया, रेडियस मान लेते हम लोग आर हो गया. दिस इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट? एम वी आर. ठीक है, इनिशियली जब वो किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा था तो उसका रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एम वी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करेगा. तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स था एफ, उसका वैल्यू दे दिया हुआ के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर नॉट. तो ये आर नॉट स्क्वायर है मान लो. ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग एक आर नॉट को कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा के डिवाइडेड बाई आर नॉट इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर. तो एम वी नॉट की जगह हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखो, एम इंटू वी नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग आर बाई या फिर सिर्फ वी नॉट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो. वी नॉट इक्वल टू लिखेंगे एल बाई एम आर नॉट. यहाँ एल बाई एम आर नॉट लिखो, तो एल लिखेंगे तो यहाँ एल के ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में एम स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर. एम स्क्वायर का एक एम कट जाएगा तो एम इंटू आर नॉट स्क्वायर रहेगा. ये के बाई आर का वैल्यू है. ठीक है, यहां से हम लोग अगर एक आर नॉट को कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा? के इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट रहेगा. ठीक है ना, तो ये हम लोग यहाँ से के इक्वल टू लिख सकते हैं. के का वैल्यू जो रहेगा के इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू आर नॉट. आर नॉट का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर बाई एम इंटू के होगा. ठीक है, ये वैल्यू अभी रखते हैं. अभी बताओ, जब ये दूसरे ऑर्बिट पर चला जाएगा तो उसके इनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स होगा दैट फोर्स बिकम्स इक्वल टू के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. अब तो रेडियस आर नॉट नहीं रहा, आर स्क्वायर हो गया. और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. तो ऑब्वियसली होगा कि इनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तभी तो वापस उसको खींचेगा. तो जो नेट फोर्स जिसकी वजह से वो अंदर की तरफ खींच रहा है वो कितना होगा? के बाई आर स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, तो ये हो गया उसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नेगेटिव इन नेचर, जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो वापस अंदर की तरफ मूव कराएगा, जिसकी वजह से वो ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा. ठीक है, तो ये एफ नेट हो गया तुम्हारा माइनस के बाई आर स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है बच्चा, तो इसको देखो हम लोग के बाई आर स्क्वायर माइनस एम बाई आर. तो यहां से हम v की जगह में क्या लिख सकते हैं? देखो, यहां पर इस v की जगह में यहां से वैल्यू पुट करो, दिस बिकम्स इक्वल टू एल बाई एम आर. तो इस v की जगह में हम लोग एल बाई एम आर अगर लिखते हैं तो ये बिकम्स एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. ठीक है, तो एक m यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू आर क्यूब. ठीक है बच्चा, अब r का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये r का जो वैल्यू होगा न्यू रेडियस वो r नॉट में dr का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं r नॉट प्लस dr. ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसको
अगर प्रूव करके दिखला सकते हैं एम नॉट इक्वल टू के इफेक्टिव इंटू डी आर, डी आर इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिसको हम लोग एक्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं, तो एफ नेट का वैल्यू जो होगा वो सम कांस्टेंट इनटू डी आर या एक्स, इस फॉर्म में अगर हम लोग दिखला देंगे तो वो एस एच एम प्रूफ हो जाएगा, जिसमें ओमेगा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या चीज बताओ, रूट अंडर के डिवाइडेड बाई एम, है ना। तो यहाँ से हम लोग पहले के जो इफेक्टिव वैल्यू के का जो वैल्यू आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट बा फोर्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू यहाँ से हम लोग कैसे निकालें, इसको एक्सप्रेस करो इनटू के सम कांस्टेंट इनटू डी आर, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, आर नॉट प्लस डी आर, तो यहाँ के डिवाइडेड बाई आर की जगह में लिख रहे हैं हम लोग आर नॉट प्लस डी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू आर नॉट प्लस डी आर इसका होल क्यूब। अब अच्छा देखो, यहां से अगर एक आर नॉट कॉमन ले लेंगे, ये माइनस साइन बाहर रखो, तो ये हो गया के डिवाइडेड बाई आर नॉट, ठीक है। तो ये बन गया कितना बताओ, आर नॉट बाहर आ गया, सॉरी आर नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, या आर नॉट स्क्वायर था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आर नॉट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो आर नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस डी आर बाई आर नॉट, ठीक है। डी आर वेरी स्मॉल नंबर है, तो इसको जैसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसके ऊपर पावर -2 को वो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट बिकम्स 1 माइनस 2 डी आर बाई आर नॉट, ओके। और ये वाला पार्ट सिमिलरली हम लोग यहाँ से आर नॉट कॉमन लेंगे, तो ये एल स्क्वायर बाई एम इंटू आर नॉट का क्यूब हो जाएगा, और ये अंदर पड़ा हुआ रहेगा कितना बताओ, 1 प्लस डी आर बाई आर नॉट होल टू द पावर 3, ऊपर ले गए -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो इट बिकम्स 1 माइनस 3 डी आर बाई आर नॉट, ये रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं माइनस, तो ये बनेगा के डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -2 के डिवाइडेड बाई आर नॉट क्यूब डी आर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर नॉट टू द पावर 4 इंटू डी आर, ठीक है बच्चा। अब यहां से देखो, ये एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट क्यूब, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर नॉट क्यूब, अच्छा यहाँ एम एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट क्यूब अगर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बचता है यहाँ पर के बाई आर स्क्वायर, आर नॉट स्क्वायर होगा ना, यहाँ इस आर नॉट का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट क्यूब इक्वल टू के बाई आर नॉट स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट क्यूब इक्वल टू के बाई आर नॉट स्क्वायर, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ रहेगा तुम्हारा दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ से हम लोग देखो पुट कर सकते हैं एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट क्यूब, उसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, या फिर ये वाला तुम लोग बोलो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर नॉट क्यूब, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे के बाई आर नॉट स्क्वायर, अगर यहाँ क्यूब करेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर होगा, या फिर यहाँ पर आर टू द पावर 4 कर दो, यहाँ देखो आर टू द पावर 4 है, एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट टू द पावर 4, एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट टू द पावर 4, पावर 4 करेंगे तो के बाई आर नॉट क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर के बाई आर नॉट क्यूब पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा, नेट फोर्स का जो वैल्यू आएगा माइनस, ये हो गया तुम्हारा -2 के बाई आर नॉट क्यूब, और ये हो गया प्लस, देखो एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट क्यूब, एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट क्यूब की जगह पावर 4 करो, डायरेक्ट पावर 4 का वैल्यू लिखो, तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों तरफ आर स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया के बाई आर नॉट क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू के बाई आर नॉट क्यूब, और डी आर को हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आएगा आर नॉट क्यूब एलसीएम लो, तो ये हो गया के डिवाइडेड बाई आर नॉट क्यूब, ठीक है, इंटू डी आर, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया तुम्हारा एफ नॉट इन द फॉर्म ऑफ माइनस के इंटू डी आर, तो यही तुम्हारा हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लिखें, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा के इफेक्टिव डिवाइडेड बाई एम, तो के इफेक्टिव ये रहा डिवाइडेड बाई एम आर नॉट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ऑप्शन में देखो आर नॉट कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हमको आर नॉट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो आर नॉट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे, देखो के इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एम आर नॉट आया था, तो आर नॉट इक्वल टू एल स्क्वायर बाई एम के हो जाएगा, ठीक है। आर नॉट इक्वल टू यहाँ से पुट करो, आर नॉट इक्वल टू एल स्क्वायर के ऊपर पावर क्यूब होगा, तो एल टू द पावर 6 हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ एल स्क्वायर दिया हुआ था, आर नॉट की जगह में लिखेंगे एल स्क्वायर बाई एम के, एल स्क्वायर का क्यूब हुआ आर टू एल टू द पावर 6 बाई एम के,
बाई एम के, इसके नीचे में एम के ऊपर चला जाएगा तो के यहाँ पर रहा, एम के का क्यूब करो तो एम क्यूब के क्यूब होगा, ठीक है ना। एक एम कैंसिल कर दो तो यहाँ पर बचा एम स्क्वायर के टू द पावर 4 बाई एल टू द पावर 6, ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आया, तो ओमेगा का वैल्यू आएगा कितना, रूट करो तो ये एम हो गया, ये के स्क्वायर हो गया, ये एल का वैल्यू 3 हो गया, एल क्यूब, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू अगर ये आ जाएगा तो फिर टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 पाई बाई टी यहाँ पर पुट करेंगे तो टी का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई एल क्यूब डिवाइडेड बाई एम इंटू के स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड बन जाएगा, तो टाइम पीरियड का तुम्हारा करेक्ट इक्वेशन जाएगा 2 पाई एल क्यूब बाई एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर, देखो यहाँ 3 एम के स्क्वायर है, ये एम के स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा? ये सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर जो था, ये 4 क्वेश्चन था। अब देखो ये आ गया तुम्हारा मल्टीपल चॉइस, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा है ये हम लोगों को निकालना है। तो रे ऑप्टिक्स प्रिज्म का क्वेश्चन बच्चा दिया हुआ है, कंसीडर 2 आइसोसेलेस प्रिज्म 1 and 2 विथ प्रिज्म एंगल A1 and A2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N1 and N2 respectively as shown in the figure. The faces A1 B1 and A2 BT are parallel, A2 B2 are parallel to each other and perpendicular to the mirror M. ये यहाँ एक मिरर रखा हुआ है, ये A1 B1 हो गया बच्चा, देखो A1 B1 A2 B2 ये दोनों पैरेलल है, दोनों इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसको अगर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये लाइन पूरा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो मिरर का पैरेलल होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो मिरर का पैरेलल होगा, तो ये एंगल अगर E1 है तो दिस एंगल इज आल्सो E1, ये एंगल I2 है तो दिस एंगल इज आल्सो I2, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से E1 और I2 का जो वैल्यू होगा दे मस्ट बी सेम, बिकॉज लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाता है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होता है, और एंगल विद द मिरर ऑन बोथ साइड ये भी सेम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि E1 का जो वैल्यू होगा वो I2 का वैल्यू के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दैट गिवन डायग्राम। जो डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमेशा लिख सकते हैं कि E1 और I2 का वैल्यू सेम होगा। उसके आगे क्या बोलता है देखो, इफ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस A1 C1, A1 C1, A1 C1 तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा A1 C1, लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ, यहाँ निकला, रिफ्लेक्ट होकर गया, यहाँ से बाहर निकल गया, एंड इमर्जेस फ्रॉम द फेस A2 C2, देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें तो कौन सा हो सकता है, चलो देखते हैं। पहले स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, if both the prism are at minimum deviation condition, मिनिमम डेविएशन कंडीशन अगर दोनों प्रिज्म में होगा तो हम लोग मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में I1 इक्वल टू E1 लिख सकते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन ए के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो I1 इक्वल टू E1 होगा और I2 इक्वल टू E2 होगा। I2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, I2 के वैल्यू E2 के बराबर होगा, और यहाँ हम लोग देखें कि E1 का जो वैल्यू होगा वो I2 के बराबर है, दैट मीन्स वी कैन से I1 और I2 आर सेम, ठीक है। और मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने का फॉर्मूला बच्चा क्या था बताओ, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए बाई 2, ये था, ठीक है ना। तो यहाँ पर I1 लिखोगे तो ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा A1 बाई 2, और साइन I2 इक्वल टू अगर हम लोग लिखते हैं साइन I2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा म्यू 2, ये हो गया इसके लिए N1, सॉरी ये N1 दिया हुआ है तुम्हारा, दिस इज नॉट म्यू, दिस इज गिवन एज N1, तो ये हो गया N1 साइन ए बाई 2, और ये हो गया तुम्हारा N2 साइन ए बाई 2, ये हो गया तुम्हारा N2 साइन A2 बाई 2, ओके। क्योंकि यहाँ पर I1 और I2 का वैल्यू सेम होगा, दोनों में मिनिमम डेविएशन होगा, साइन I1 और साइन I2 का वैल्यू भी सेम होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं N1 साइन A1 बाई 2 इक्वल टू N2 साइन A2 बाई 2। तो हमारा पहला रिलेशन जो होगा N2 बाई N1 वो साइन A1 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A2 बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो N2 बाई N1 इक्वल टू साइन A1 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A2 बाई 2, ये कंडीशन इफ बोथ द प्रिज्म आर एट मिनिमम डेविएशन देन ये करेक्ट होगा, दिस इज योर करेक्ट, ठीक है। दूसरा बोला इफ प्रिज्म 2 इज एट मिनिमम डेविएशन, अगर प्रिज्म 2 सिर्फ प्रिज्म 2 में मिनिमम डेविएशन होगा, यानी I2 इक्वल टू E2 अगर होता है, I2 इक्वल टू E2 अगर होता है, देन साइन I1 इक्वल टू N2 साइन A2 बाई 2 इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू होगा या नहीं होगा बताओ, ये तो करेक्ट हो गया। अब बी चेक करते हैं हम लोग, तो तुमको बोल दिया है कि अगर सिर्फ मिनिमम डेविएशन प्रिज्म 2 में होता है, प्रिज्म 2 का मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या हो गया, I2 का वैल्यू E2 के बराबर होगा, और I2 का वैल्यू E2 के बराबर होगा, और I2 इज इक्वल टू E1, I2 इज इक्वल टू E1 ये दिया हुआ है, और E1 इज इक्वल टू I1।
इसका मतलब साइन I1 और साइन I2 दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ साइन I1 इक्वल टू जो लिखे हम लोग उसको साइन I2 के बराबर लिख सकते हैं, और साइन I2 इक्वल टू जो लिखे उसको साइन I1 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइन I2 की जगह में साइन I1 पुट कर सकते हैं। तो साइन I1 इक्वल टू N2 इंटू साइन A2 बाई 2 होगा। तो दिस इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया तुम्हारा, बी इज ऑलवेज करेक्ट। अब सी देखो, इफ बोथ द प्रिज्म 1 and 2 आर थिन and are at minimum deviation condition with angle of deviation del m1 plus and del m2 respectively, then theta equal to क्या होगा। ठीक है, चलो इससे पहले ये वाला देखते हैं। if prism 1 is at minimum deviation condition, prism 1 में अगर minimum deviation होता है तो फिर क्या हम sin I2 equal to n1 sin A1 by 2 लिख सकते हैं। prism 1 में अगर minimum deviation होगा, मतलब D हम लोग देखते हैं, prism 1 का minimum deviation का मतलब हो गया I1 equal to E1 होगा। ठीक है, I1 इक्वल टू E1 होगा। प्रिज्म 1 मिनिमम डेविएशन का मतलब हो गया तुम्हारा I1 इक्वल टू E1। अब E1 का वैल्यू तुम्हारा किसके बराबर था? E1 का वैल्यू तुम्हारा I2 के बराबर था। E1 इज इक्वल टू I2। तो अच्छा बच्चा, एक गड़बड़ हो गया यहाँ पर। 2 में अगर मिनिमम डेविएशन होता है तो I2 इक्वल टू E2 होगा, और E2 इज नॉट इक्वल टू, और या फिर I2 इक्वल टू E2 इक्वल टू E1, लेकिन E1 इक्वल टू I1 नहीं ले सकते हम लोग। E1 इक्वल टू I1 कब होगा बताओ? E1 इक्वल टू I1 नहीं होगा। E1 इक्वल टू I1 कब हो सकता है बताओ? E1 इक्वल टू I1 तब होता जब ये प्रिज्म में भी मिनिमम डेविएशन होता, लेकिन सिर्फ मिनिमम डेविएशन यहाँ होगा तो E2 I2 के बराबर होगा, और I2 जो है वो E1 के बराबर हो सकता है, लेकिन E1 इज नॉट इक्वल टू I1 बिकॉज इन दिस केस देयर इज नो मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर हम लोग साइन I2 इक्वल टू साइन I1 नहीं लिख सकते, साइन I2 इक्वल टू साइन I1 नहीं लिख सकते। तो ये हम लोग नहीं लिख सकते, ये हम लोग नहीं लिख सकते। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बी इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पर देखो बच्चा, इसमें मिनिमम डेविएशन हो रहा है, सिर्फ इसमें डेविएशन हो रहा है। तो I2 इक्वल टू E2 होगा, और I2 तो E1 के बराबर है हमेशा। तो हम लोग E1 E2 I1 इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन E1 इक्वल टू I1 तभी होगा जब प्रिज्म 1 में मिनिमम डेविएशन होगा, और प्रिज्म 1 में मिनिमम डेविएशन तुमको नहीं बोला है, तो E1 इक्वल टू I1 नहीं लिख सकते, मतलब I1 और I2 का वैल्यू सेम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग I2 की जगह में I1 नहीं लिख सकते हैं। तो B इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, ये हमेशा करेक्ट नहीं होता, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम लोग लिखें, देखो प्रिज्म 1 के अंदर अगर मिनिमम डेविएशन होता है तो I1 इक्वल टू E1 होगा, और E1 इक्वल टू I2 था। E1 इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे बताओ? E1 इक्वल टू I2। ठीक है, तो E1 इक्वल टू अगर I2 होगा, अब I2 E2 के बराबर हो ना हो, I2 का वैल्यू E2 के बराबर कब होगा? जब इसमें मिनिमम डेविएशन होगा, और मिनिमम डेविएशन नहीं होता तो I2 का वैल्यू E2 के बराबर नहीं होगा। लेकिन I1 और I2 तो सेम हो गया। अगर I1 और I2 का वैल्यू सेम हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या, साइन I1 इक्वल टू N1 साइन A बाई 2 A1 बाई 2, इसको क्या हम साइन I बाई 2 I2 नहीं लिख सकते हैं? ऑलवेज लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि I1 और I2 का वैल्यू तो सेम हो गया यहाँ पर। हम साइन I1 की जगह में साइन I2 लिख सकते हैं। तो ये फिर सेकेंड वाला प्रिज्म में तुम्हारा मिनिमम डेविएशन हो या ना हो, लेकिन हम हमेशा साइन I1 और साइन I2 दोनों का वैल्यू N1 इंटू साइन A1 बाई 2 लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑलवेज करेक्ट, ये हमेशा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो अगर हम लोग एंगल कंसीडर करेंगे, दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच। ये चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एंगल दोनों को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये वाला एंगल होगा तुम्हारा A1 बाई 2, और ये वाला एंगल हो जाएगा A2 बाई 2। ठीक है, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा कितना, दिस एंगल इज A2 बाई 2, ये वाला हो गया A1 बाई 2। अब ये वाला वर्टिकल लाइन को ला करके अगर हम लोग इसके साथ मिला दें, तो ये जो दोनों एंगल है, देखो ये लाइन के बराबर, ये दोनों एंगल जाकर के ऐसे मिल जाएगा। तो ये वाला भी वर्टिकल लाइन, ये दोनों ऐसे मिल गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, A1 बाई 2 प्लस A2 बाई 2, है ना। तो 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो थीटा इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, थीटा का जगह हम लोग लिख सकते हैं A1 बाई 2 प्लस A2 बाई 2। तो हम लोगों का 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, या फिर थीटा का वैल्यू यहीं से लिखो तुम लोग, A1 बाई 2 प्लस A2 बाई 2। अब A इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये तुमको बोल दिया है कि प्रिज्म 1 बोथ द प्रिज्म 1 एंड 2 आर थिन, अगर थिन प्रिज्म होता है तो थिन प्रिज्म के लिए उसका जो डेविएशन होगा, डेविएशन इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा डेविएशन डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। तो यहाँ पर A1 की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ,
एंगल ऑफ डेविएशन जो पहले वाला को कितना बोल दिया है, डेल m1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया n1 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा प्लस डेल m2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो थीटा इक्वल टू दिस होगा, तो थीटा का वैल्यू डेल m1 बाई 2 इंटू n1 माइनस 1 डेल m2 बाई 2 इंटू n2 माइनस 1, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो तुम्हारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी, बी नहीं होगा, तो ए सी डी ये तीनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। In a vacuum chamber, a particle of charge 1 microcoulomb and mass 1 milligram is projected with a velocity I plus 2j meter per second from the xz plane at time t equal to 0 in an electric field of 1 I cap volt per meter at t equal to 0.2 second. The electric field is switched off and a magnetic field of 6j Tesla is switched on. The acceleration due to gravity is minus 10j meter per second square. Correct options are, correct option कौन सा होगा? देखो बच्चा, ये हो गया तुम्हारा मान लो एक्स जेड प्लेन, ये एक जेड प्लेन है लाइक दिस, इस तरह से एक जेड प्लेन है, और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, एक जेड प्लेन के अंदर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1 इंटू आई कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो अब एक पार्टिकल को जब हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे विद सम वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी जो है, दिस वेलोसिटी इज गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप, तो उसका एक्स कंपोनेंट जो होगा, एक्स कंपोनेंट हो गया तुम्हारा आई कैप, और वाई कंपोनेंट जो इसका हो गया वो हो गया 2j कैप, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन के वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ उसका ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। तो अगर हम लोग पहले यह निकालते हैं कि आफ्टर 0.2 सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म हो गया, तो 0.2 सेकंड तक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, तो 0.2 सेकंड तक पार्टिकल कितना आगे चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से एक रिटार्डेशन तो हो गई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब एक्स डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्स डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा, Q इंटू ई डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल Q कितना दिया 1 माइक्रोकूलम, तो इट इज 10 टू द पावर -6। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया हुआ तुम्हारा 1, एंड मास दे दिया हुआ तुम्हारा कितना बताओ 1 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को अगर हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करो, 1000 से फिर ग्राम से किलोग्राम में, 10 -6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में जो पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जो पैराबोलिक पाथ में जाएगा, उसमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा। यूजुअली प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट आता था, लेकिन यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को भी चेंज करेगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो एट या आफ्टर एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक बोलो कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज होकर के कितना हो जाएगा, vx इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ux प्लस ax इंटू टी, ठीक है। तो ux का वैल्यू इनिशियली x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था बताओ, सिर्फ आई कैप मतलब 1 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस ax का वैल्यू 1 निकला, और ये हो गया 0.2, तो इट बिकम्स 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा uy माइनस gt, क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना। तो uy का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ था कितना 2, और ये g का वैल्यू हो गया तुम्हारा 10, और टाइम हो गया 0.2 सेकंड, तो ये भी 2 हो गया, 2 - 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, vy 0 का मतलब पार्टिकल अभी कहां पर पहुंच गया, एट दी हाईएस्ट पॉइंट। तो ये पार्टिकल को जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो 0.2 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पॉइंट पहुंच गया, ये हो गया उसका मैक्सिमम हाइट, ये हो गया उसका मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स मान लेते हैं हम लोग, एच एम मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट में पार्टिकल पहुंच गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा, और उसी के साथ साथ वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन किए, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो 6j टेस्ला हो गया, 6j टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। तो बच्चा यहाँ पर जाने के बाद देखो ये पार्टिकल के अंदर एक वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी सिर्फ कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, vx, अभी y कंपोनेंट नहीं है। तो इस वेलोसिटी की वजह से अब वो ऐसा ऐसा पैराबोलिक पाथ में नीचे जाकर के गिरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, यहाँ से पैराबोलिक पाथ में नीचे जाके गिरेगा। संग संग वहां पर हम लोग क्या किए, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इस तरफ है, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में इस तरफ है। राइट हैंड पाम रूल अगर यूज करोगे तो पाम की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमना शुरू कर देगा। लेकिन ग्रेविटी चूंकि खींच रहा है तो वो इस तरह से घूमता
घूमते 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 क्या होगा, अब नीचे जाकर के गिरेगा। ठीक है, फिर से समझो बच्चा, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, पाम इस तरफ है, तो पाम के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ये पार्टिकल यहां से ऐसे घूमना शुरू करेगा। देखो ये पार्टिकल यहां से ऐसे घूमना शुरू करेगा। अगर इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, ये पार्टिकल यहीं पर घूमता रहता, लेकिन चूंकि यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो उसको नीचे खींचेगा। एज अ रिजल्ट वो ऐसे घूमते 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 नीचे जाएगा, ऐसे घूमते घूमते। तो अभी ये जो पाथ में जा रहा है ये उसका ट्रेजेक्टरी हो गया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो ये सीधा जाता, इसी प्लेन में जाकर के यहाँ गिरता पैराबोलिक पाथ में, वो उसका ट्रेजेक्टरी होता। लेकिन अभी उसका ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगा। अभी उसका ट्रेजेक्टरी मतलब जिस पाथ में जा रहा है वो पाथ कैसा होगा बताओ। ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, पाम इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी अब सीधा नहीं जाएगा, ये यहाँ से सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। ग्रेविटी नीचे खींच रहा है तो वो ऐसे घूमता 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 क्या होगा, ऐसे घूमते घूमते नीचे जाकर गिरेगा। ठीक है, तो लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। अब तुमको ये ऑप्शन देखो, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्स-जेड प्लेन एट t इक्वल टू 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड का मतलब क्या हुआ, t का वैल्यू जब 0.2 सेकंड था वो तो हाईएस्ट पॉइंट पर था, तो हाईएस्ट पॉइंट पर ऑलरेडी कितना हाइट ऊपर चला ये बताओ। ये हाइट अगर तुम लोग निकालोगे तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होता है ना। ये हो गया uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो uy का वैल्यू तुम्हारा दे दिया था कितना, uy का वैल्यू तुम्हारा दे दिया था 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 2 इंटू जी, तो 2 से कट करो, यहाँ 2/10 मीटर आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल हो गया वो 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो टाइम कंसीडर करोगे उस टाइम में पार्टिकल अब ऊपर नहीं जाएगा, अब वो पार्टिकल नीचे आएगा, और नीचे जो आएगा वो सीधा पैराबोलिक पाथ में नहीं आएगा। कैसे आएगा बताओ, वो इस तरह से हेलिकल पाथ में घूमता घूमता हेलिक्स पाथ में घूमते घूमते नीचे आएगा, तो उसका ट्रेजेक्टरी जो होगा वो हेलिक्स पाथ के लिए हो जाएगा। तब वो हेलिक्स पाथ में जब घूमता घूमता नीचे आएगा तो इसके बाद फर्दर देखो 0.1 सेकंड में कितना नीचे आया, नीचे तो ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो आप इन 0.1 सेकंड आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट नीचे जो आएगा विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, तो h1 इसका जो वैल्यू कवर करेगा वो कितना हो जाएगा बताओ, हाफ gt स्क्वायर। जी हो गया 10, टी हो गया 0.1 इंटू 0.1, तो बच्चा 1.10 के लिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/20 हो गया, 1/20 मीटर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100/20 मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया, तो वो 5 सेंटीमीटर नीचे चला आया। तो अभी उसका हाइट जो होगा वो 20 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स व्हाट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर गया, उसके बाद ये घूमते घूमते नीचे आ रहा, तो कितना नीचे आ गया बताओ, 5 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो अभी उसका हाइट जो होगा अबव द ग्राउंड दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहां पर दे दिया हुआ है द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्स-जेड प्लेन, इस एक्स-जेड प्लेन से कितना हाइट ऊपर है, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज करेक्ट। अब बच्चा वो घूमते 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 जब नीचे आएगा तो ग्रेविटी उसको नीचे लेकर के आ रहा था, ग्रेविटी अगर नीचे लेकर के आएगा तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा तो उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। ऊपर गया था कितना टाइम 0.2 सेकंड, नीचे आएगा कितना टाइम 0.2 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगा 0.4 सेकंड। 0.4 सेकंड के बाद वापस वो एग्जैक्ट प्लेन में रिटर्न करेगा। तो यहाँ तुमको सेकंड ऑप्शन में बोला है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एग्जैक्ट प्लेन एट इक्वल टू 0.4 सेकंड इज 10 सेंटीमीटर, विच इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि 0.4 सेकंड के बाद वो वापस एक्जेक्ट प्लेन के ऊपर रीच करेगा, तो उसका उस वक्त वर्टिकल हाइट 0 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा गलत हो गया, बी इज नॉट करेक्ट। फिर क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल फॉर टी ग्रेटर देन 0.2 सेकंड, तो टी 0.2 सेकंड से बड़ा पूछा है, तो 0.2 सेकंड के बाद बच्चा उसका पाथ जो होगा वो ऐसे घूमते घूमते नीचे जा रहा है ना, तो उसका जो ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या, वो हेलिकल पाथ, वो हेलिकल पाथ का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ आफ्टर t ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड, इस वक्त जिस सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसका रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ठीक है, आर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अच्छा, एम वी बाई क्यू बी इसका वैल्यू पुट करो, एम का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा कितना, मास इज 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम को अगर हम लोग चेंज कर लेंगे तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। वी वेलोसिटी अभी कौन सा वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है दैट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विच इज इक्वल टू vx, है ना। इसी वेलोसिटी के साथ वो हेलिकल पाथ में घूमते घूमते नीचे आएगा, तो vx का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू vx का जो वैल्यू आया था वो 1.2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई q। Q is the charge which is again 10 to the power -6 into B. B is the magnetic field which is equal to 6। ये वैल्यू हो गया बच्चा 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो गया 1.2 डिवाइडेड बाई 6 मीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया बताओ, 6 इन 0.2 इंटू 100 मीन्स 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी जिस ट्रेजेक्टरी पाथ में वो घूमते घूमते नीचे आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद क्या होगा बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगा, ये ऐसे घूमते 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 नीचे आएगा, ऐसे घूमते घूमते नीचे आएगा। ठीक है, तो वो जिस ट्रेजेक्टरी में घूमते घूमते नीचे आ रहा, उस ट्रेजेक्टरी का रेडियस जो होगा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल फॉर t ग्रेटर देन 0.2 सेकंड इज 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आ रहा, तो ये करेक्ट हो गया। अब डी होगा तो तुम्हारा द पार्टिकल विल बी इन एक जेड प्लेन एट t इक्वल टू 0.35 सेकेंड। एक जेड प्लेन के ऊपर वापस आएगा बच्चा कितने देर के बाद, आफ्टर 0.4 सेकंड के बाद वापस आएगा। तो यहाँ पर वो है 0.35 सेकंड के बाद वापस चला रहा, तो दिस इज रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए एंड सी। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at the point P1 and P2 respectively in the XY plane, XY plane में रखा हुआ है, where A, B are not equal to 0, M not equal to 0 and 1, 1 भी नहीं है 0 भी नहीं है। V1 is the potential at the point in the XY plane due to the charge Q1 and V2 is the potential at that point due to the charge Q2। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पॉइंट एट विच V1 and V2, V1 और V2 का दोनों का वैल्यू सेम कर दो। मान लो बच्चे XY प्लेन में यहाँ पर दो चार्जेस रखे हैं, यहाँ Q1 Q का वैल्यू के बराबर है, Q2 MQ के वैल्यू के बराबर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है MA, MB, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है A, B। तो तुमको बोला है लोकस ऑफ द पॉइंट P कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग XY, इस P पॉइंट पर दोनों चार्ज के लिए पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसके लिए अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा K स्मॉल q डिवाइडेड बाई P1 से लेकर के P तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस b इसका होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर पोटेंशियल इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, k इंटू एम क्यू डिवाइडेड बाई दिस बिकम्स x माइनस एम ए इसका होल स्क्वायर होगा प्लस y माइनस एम बी इसका होल स्क्वायर होगा, इसके ऊपर रूट होगा, है ना। तो बोथ साइड से बच्चा देखो के क्यू कैंसिल होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर एम स्क्वायर होगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस एम ए इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस एम बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू ये रहा यहाँ से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चा। अब बच्चा देखो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 एम ए एक्स प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, ये बनेगा तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस 2 एम बी वाई प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको फॉर्मूला में ब्रेक करो और एम स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a एम स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और एम स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बी इंटू वाई होगा प्लस एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। क्लियर बच्चा। तो देखो यहाँ से बोथ साइड से हम लोग एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से भी एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। अब बच्चा यहाँ से जब ये सब चीज को इस साइड में लेकर के आएंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो, एम स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये बना एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, जब वाई स्क्वायर को यहाँ लेकर के जाएंगे तो ये वाई स्क्वायर कॉमन लो तो ये बनेगा वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर रहा। ठीक है, अब ये हो गया मान लो माइनस 2am x, जब यहाँ लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा माइनस 2am x है तो ये प्लस 2am x हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस 2am x अगर कॉमन लेते हैं 2am x कॉमन लेते हैं तो ये m माइनस 1 इंटू एक्स होगा, m माइनस 1 इंटू एक्स बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से इसको उस साइड में लेकर के जाएंगे तो 2mby, यहाँ देखो 2mby कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन आ गया, माइनस 2mb मतलब bm इंटू m माइनस 1 इंटू वाई आएगा। ठीक है,
ये सब उस साइड में चला गया, चलो इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चा हम लोग इसको m+1 m-1 लिख सकते हैं, m+1 m-1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से m-1 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 पूरा का कॉमन आ जाएगा, उस साइड में चला जाएगा, बिकॉज m कैनॉट बी इक्वल टू 1, m इक्वल के 1 के बराबर नहीं है, तो m-1 कैनॉट बी 0, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा हुआ रहेगा कितना बताओ, m+1 इंटू एक्स प्लस m+1 इंटू वाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये m-1 चला गया, तो -2am(x) माइनस 2bmy इक्वल टू 0। क्लियर बच्चा। अब यहाँ से देखो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। पहला ऑप्शन कि अगर m का वैल्यू -1 होता है तो लोकस ऑफ द पॉइंट जो होगा वो ax प्लस by इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्रूव करके देखो, m का वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, यहाँ -1 मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा, 2ax प्लस 2by इक्वल टू 0 है ना, 2 कॉमन ले लेंगे। तो अगर m का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं -1 तो ये 0 यहाँ से बचा ax प्लस by इक्वल टू 0 विच इज द स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट ax प्लस by इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया नंबर 1। नंबर 2, अगर m का वैल्यू 2 पुट करते हैं हम लोग, तो m का वैल्यू बच्चा अगर हम लोग 2 पुट करेंगे, m इक्वल टू 2, तो फिर क्या आएगा बताओ, ये हो गया तुम्हारा 2 + 1 3x² 3y², यहाँ पर 4ax हो जाएगा। तो ये फिर 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उस वक्त वो एक सर्किल हो जाएगा। अब सर्किल का सेंटर निकालने के लिए तुमको यहाँ पर x² प्लस y² रखना पड़ता है। यहाँ पर जो ये 3 आया, ये 3 m का वैल्यू 2 पुट किया, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा x² प्लस y² माइनस 4a/3x माइनस 4b/3y इक्वल टू 0। तो नाउ वी कैन से दिस इज द सर्किल हुज सेंटर विल बी। सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग -2 से डिवाइड करते हैं, है ना, x के कोएफिशिएंट को y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, यू विल डायरेक्टली गेट द सेंटर। तो सेंटर यहाँ पर हो जाएगा इसका, ये एक सर्किल बनेगा जिसका सेंटर होगा तुम्हारा 2a/3 2a/3 और इसका रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सी कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर बन जाएगा रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2/3 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर में रूट ओवर a² प्लस b², ये b है, तो यहाँ पर 2/3 कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा, ये रूट अंदर बचेगा कितना a² प्लस b², ये रेडियस बनेगा। तो यहाँ पर बोल दिया m का वैल्यू अगर 2 हो, लोकस ऑफ द पॉइंट इज अ सर्किल हुज रेडियस इज 2/3 a² प्लस b² और सेंटर जो होगा वो 2/3a 2/3b, दैट मीन दिस इज करेक्ट। ओके, ये करेक्ट है। अब m का वैल्यू अगर -2 पुट करोगे, देन लोकस ऑफ द पॉइंट इज द सर्किल ऑफ रेडियस दिस वन एंड सेंटर दिस वन। तो m का वैल्यू -2 पुट करके देखो, m इक्वल टू अगर हम लोग -2 पुट करते हैं, तो -2 पुट करने से ये वाला कितना कितना हो जाएगा बताओ, -2 + 1, ये -1 तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस x² प्लस y² रहेगा, ये x² हो गया, ये y² हो गया। क्लियर बच्चा। अब यहाँ पर पुट करो, देखो -2 पुट किए थे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 4a और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया -4ax, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4ax। सिमिलरली ये हो जाएगा -4by इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा। तो अब ये बना फिर से एक सर्किल, इस सर्किल का सेंटर अगर हम लोग बोलते हैं तो इस सर्किल का सेंटर बन जाएगा, फिर x और y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, तो ये सेंटर बन जाएगा 2a, 2b, रेडियस हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, रूट अंडर a² प्लस b², तो इसका रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू रूट ओवर a² प्लस b²। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ देखो, m का वैल्यू -2 जब होगा तो सर्किल है, रेडियस 2 इंटू रूट ओवर a² प्लस b², सेंटर 2a, 2b, तो करेक्ट हो गया, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, एंड फोर्थ डी ऑप्शन दिया हुआ, m का वैल्यू अगर -3 पुट करते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन 3bx प्लस 3ay इक्वल टू 0। तो बच्चा m का वैल्यू अगर -3 पुट करेंगे तो -3 + 1 इक्वल टू -2x² होगा, -2 कॉमन लेंगे, स्टिल विल बी अ सर्किल, विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, तो ये तुम्हारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो A, B एंड C होगा, A, B एंड C आर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्राइजिंग ऑफ two charges plus q minus q each with mass m separated by a distance d and initially at rest with its dipole moment pointing along I cap। along I cap का मतलब हो गया along x axis। okay, a uniform electric field E j cap is turned on at t equal to 0 and is turned off at t equal to tf। फाइनल को एक टाइम के बाद उसको टर्न ऑफ किया गया। when the dipole moment makes an angle theta f, final angle with I cap मतलब with x axis,
नेग्लेक्टिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस, करेक्ट ऑप्शंस आर, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो पहला हो गया द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डाइपोल इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स जे कैप इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड। तो बच्चा देखो, ये पहले एक डाइपोल था, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो गया मान लो P, तो P डाइपोल मोमेंट जो होगा, P जो डाइपोल मोमेंट होगा मान लेते हैं, वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, दिस इज P, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जे डायरेक्शन में देंगे, ये मान लो जे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, तो जे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई, नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, दैट इज Q इंटू ई। तो ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जैसे इसके ऊपर एक्ट करेगा तो एक मोमेंट, एक कपल फॉर्म होगा, एंड द मोमेंट ऑफ द कपल इज कॉल्ड टॉर्क। तो वो टॉर्क क्या करेगा, अबाउट द पॉइंट O इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो उसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक एक्सिस सपोज करो, उस एक्सिस के अराउंड उसको रोटेट करने लगेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर रहेगा, मतलब ओरिजिन पर रहेगा, वो वहां से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। डाइपोल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये थीटा डिग्री एंगल रोटेट किया, तो ये पहला ऑप्शन दिया हुआ था, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डाइपोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स जे कैप, मतलब वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड, दिस इज रॉन्ग। तो ये तुम्हारा ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, ए रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ इक्वल टू दिस वन, देन थीटा एफ इक्वल टू पाई बाई 6। तो थीटा एफ का वैल्यू जब पाई बाई 6 होगा तो उस तक ओमेगा का वैल्यू ये वाला होना चाहिए। तो ये चेक करके देखो सही होता है कि नहीं। तो जैसे उसको हम लोग मूव करेंगे आफ्टर एनी टाइम टी, वो थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस बना करके जब ऊपर चला गया तो उस वक्त इसके अंदर जो टॉर्क एक्ट करेगा, दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ द कपल। मोमेंट ऑफ द कपल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया क्यू ई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये एंगल भी थीटा मान लो, ये डी था, डी का ये कंपोनेंट डी कॉस थीटा होगा। तो उसका टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू दैट इक्वल टू क्यू ई डी कॉस थीटा, ठीक है। तो यही टॉर्क क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो दिस टॉर्क इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, आई इनटू अल्फा। तो आई हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस एक्सिस के अबाउट मूव करेगा। तो टोटल लेंथ डी है, यहाँ एक मास एम है, यहाँ एक मास एम है, इसका लेंथ का कोई मास नहीं है, डाइपोल का लेंथ का इसका कोई मास है, यहाँ पर चार्ज का मास एम, ये मास एम। तो अबाउट दिस एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम डी स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर, आर का वैल्यू डी बाई 2, एम डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर एम डी स्क्वायर बाई 4। तो आई का वैल्यू हो जाएगा एम डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एम डी स्क्वायर बाई 4, 2 एम डी स्क्वायर बाई 4 विच इज एम डी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू लिखेंगे हम लोग आई इंटू अल्फा, आई हो गया तुम्हारा एम डी स्क्वायर बाई 2। क्लियर बच्चा। अब अल्फा को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो क्योंकि हम लोग को ओमेगा निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो जैसे लीनियर मोशन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का मतलब v हो गया, थीटा का मतलब x हो गया। तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x अगर लिखते हैं हम लोग तो v इंटू डीवी बाई dx लिखना पड़ता है। तो वैसे ही ओमेगा और थीटा के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है, q इंटू ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो बच्चा ये d और ये d यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी ओमेगा इक्वल टू 2QE डिवाइडेड बाई यहाँ से m इंटू डी, यहाँ लेके चले आओ, ये कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग स्टार्ट किए हैं उस वक्त ये चलना शुरू करेगा, उस वक्त ओमेगा का वैल्यू 0 हो जाएगा, उस वक्त थीटा का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फाइनल ओमेगा यहाँ पर पहुंच गए, फाइनल ओमेगा यहाँ पर पहुंच गया तो उस वक्त थीटा, ये थीटा फाइनल हो जाएगा, थीटा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ओमेगा फाइनल स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से मिला तुम्हारा cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। sin थीटा में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो sin थीटा f माइनस sin 0 तो 0 हो जाएगा। तो ये बचा हुआ रह गया कितना बताओ, 2QE डिवाइडेड बाई md इंटू sin थीटा f। क्लियर बच्चा। तो ओमेगा एफ का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा एफ का वैल्यू आएगा 2 इंटू 2 4 होगा, 4 के लिए तुम 2 बाहर कर सकते हो या फिर अंदर रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 4QE डिवाइडेड बाई md इंटू साइन थीटा एफ। ओके, इसका ऊपर रूट हो जाएगा। ये बना तुम्हारा फाइनल ओमेगा एफ। फाइनल ओमेगा एफ का वैल्यू तुम्हारा ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ये ओमेगा एफ का वैल्यू तुमको मिल गया, इसका वैल्यू आ गया तुम्हारे पास Q4QE डिवाइडेड बाई md इंटू साइन थीटा एफ रूट अंडर। अब देखो दूसरा ऑप्शन हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल दिया कि थीटा एफ का वैल्यू अगर पाई बाई 6 होता है तो ओमेगा एफ का वैल्यू ये वाला होगा। तो थीटा एफ की जगह में पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब हो गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मतलब हाफ, हाफ हाफ कट करो तो अगर थीटा एफ का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं पाई बाई 6 तो ओमेगा एफ का जो वैल्यू आएगा साइन 30 हाफ 2 कट गया तो ये हो गया 2QE डिवाइडेड बाई md, इसके ऊपर रूट, इसका मतलब करेक्ट है, ठीक है।
तो बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। अब सी क्या बोल रहा है देखो, थीटा एफ अगर पाई बाई 3 होगा, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज गिवन बाई दिस वन। तो पहले ये निकालो कि अगर थीटा एफ का वैल्यू पाई बाई 3 होता है, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2 होगा, 2 से कट जाएगा, तो ओमेगा एफ का जो वैल्यू आएगा ये बनेगा 2 रूट 3 क्यू ई डिवाइडेड बाई एम डी, ये बनेगा। क्लियर बच्चा, ये ओमेगा एफ का वैल्यू आ गया। अब यहां से तुम लोग एक बात बताओ कि इनिशियली तो वो स्टार्ट कर रहा था फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, तो जैसे ही वो हम लोग थीटा एफ का फाइनल वैल्यू ये हो गया पाई बाई 3, तो उस वक्त उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इनिशियली तो कोई काइनेटिक एनर्जी था ही नहीं, है ना। तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा तुम्हारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आई का वैल्यू पुट कर दो, आई का वैल्यू हम लोग पहले निकाले थे, आई का वैल्यू कितना आया था एम डी स्क्वायर बाई 2, तो ये एम डी स्क्वायर बाई 2 हो गया, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 3 क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू डी। तो बच्चे यहाँ से देखो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एम और एक डी कट जाएगा, तो एक डी बचा हुआ रहेगा, यहाँ रूट 3 बाई 2 रहेगा। ओके, तो रूट 3 बाई 2 यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्यू डी इंटू क्यू डी इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ क्यू डी इंटू ई, 2 रूट 3 दिया हुआ बच्चा, यहाँ आएगा रूट 3 बाई 2। ओके, दैट मीन्स दिस वन इज रॉन्ग। एंड डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इफ थीटा एफ इक्वल टू पाई बाई 4 द डाइपोल रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टी ग्रेटर देन टी एफ। तो बच्चा थीटा एफ का जो वैल्यू है पाई बाई 4 यहाँ दिया हुआ, पाई बाई 4 के अलावा अगर और भी कोई वैल्यू दिया हुआ होता तो सोचो कि जब वो पार्टिकल स्टार्ट कर गया मूव करना विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और वो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वहां से रिमूव कर लिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर लोगे तब तो उसके अंदर ऑलरेडी एक वेलोसिटी आ चुका है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसको जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क रोकने के लिए नहीं आएगा, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वहां पर घूमता रहेगा। ठीक है, तो थीटा एफ का वैल्यू 45 की जगह अगर और कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहता, जहां पर जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, उसके बाद वो डाइपोल जो एंगुलर वेलोसिटी गेन किया उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो घूरता रहेगा, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइपोल रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ मास विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टी ग्रेटर देन टीएफ। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो मैं तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर बी और डी हो जाएगा, ए और सी रॉन्ग हो गया। क्लियर बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10 moles of an ideal monatomic gas initially at state A at temperature at atmospheric pressure and temperature TA equal to 27 degrees centigrade is enclosed in a metal cylinder of volume V0 fitted with a frictionless piston. The gas is suddenly compressed to state B with volume V0 by 3. Now keeping the piston stationary, the cylinder is submerged in water bath of temperature 11 degrees centigrade until the gas reaches the temperature of the water bath, which is denoted as state C. Finally, while still in the water bath, the piston is brought slowly to its initial position. Initial position में वापस चला आता है, which is denoted as state F. ठीक है, तो A से बच्चा सडनली कंप्रेस्ड किया हम लोग, B स्टेट में चला गया, और B स्टेट में जाने के बाद क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 कहाँ चला आया, 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, until it reaches this point. तो ये जो प्रोसेस हुआ बच्चा, यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या हम लोग बोल सकते हैं, सडनली जो ऑकरिंग प्रोसेस होता है, अचानक जो होता है, या रैपिड प्रोसेस जो होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है बताओ, ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका मतलब हो गया ए से बी जो है गया गैस, वो एडियाबेटिकली चला गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, बी से सी जो आ रहा है, देखो यहाँ पर इसका वॉल्यूम का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो रहा है बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और उसके बाद सी से लेकर के एफ तक का जो पानी के अंदर ही था, तो पानी के अंदर वो स्लोली 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 फाइनल स्टेट में चला है। तो स्लोली जो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस जो होता है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो बच्चा ये हो गया तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस, ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। इन प्रोसेसेस के अंदर तुमको क्या बोल दिया है, फाइनल स्टेट 9 to the power 1/3 दे दिया हुआ। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम स्टेट ए टू बी इज, पहला। दूसरा देखो, द स्टेमेटिक पीवी डायग्राम ऑफ द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव इज, ये करेक्ट है या नहीं है बताओ। तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से यहाँ गया, एडियाबेटिकली गया, फिर वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो ऐसा ऐसा टेम्परेचर कमते 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 कहाँ चला आएगा,
वाटर का टेम्परेचर पर, मतलब 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला आया, तो ये चला है 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर चला, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर ये स्लोली स्लोली क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, तो फाइनली स्टिल इन द बाथ द पिस्टन इज ब्रॉट स्लोली टू इट्स इनिशियल पोजीशन। स्लो प्रोसेस का मतलब होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो फिर आइसोथर्मली फाइनल स्टेट में चला आएगा। तो ये जो ग्राफ डिस्क्राइब कर रहा है ये पूरा फेनोमेना को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब ए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, ए हो गया करेक्ट आंसर। अब इस ग्राफ के जरिए से तुमको क्या बोल दिया था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम द स्टेट ए टू बी। ए टू बी स्टेट बच्चा चूंकि क्या है बताओ, ए टू बी स्टेट जो है वो तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन एनर्जी होगा, वो चेंज इन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, वी कैन कैलकुलेट इट विथ F/2 NR डेल टी, ठीक है। F/2 NR डेल टी, यहाँ पर तुमको 10 नंबर ऑफ मोल्स बोल दिया है, नंबर 1। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो कि इनिशियली इन स्टेट ए द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था एंड टेम्परेचर कितना था, TA था। तो ए पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है, ए पॉइंट का टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बी पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, बी पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, इज इनक्लोज्ड इन अ मेटल सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V0। यहाँ पर उसका वॉल्यूम कितना था, यहाँ पर उसका वॉल्यूम था V0, ठीक है। The gas is suddenly compressed to state B with volume V0/3। जब यहाँ पर चला है तो उसका वॉल्यूम हो गया V0/3। तो वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है बोलो, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ होता है रिलेशन T V टू द पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं TA, या बच्चा इसको हम लोग यहाँ करें देखो, TA VA टू द पावर गामा -1 इक्वल टू बी स्टेट में जब चला गया तो TB इंटू VB टू द पावर गामा -1। तो TA टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको अगर हम लोग 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। यहाँ टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। वॉल्यूम यहाँ पर हम लोग कंसीडर किए थे कितना, V0 के ऊपर पावर गामा -1 होगा, गामा तुम्हारा 5/3 हो गया, मोनोटोमिक गैस है तो 5/3 -1 का मतलब हो गया कितना, 5/3 -1, तो इट इज 2/3 हो गया। अब TB का वैल्यू हमको निकालना है, VB का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना बताओ, दिस इज गिवन एज V0/3 होल टू द पावर कितना हो गया, 2/3, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा V0 तो कैंसिल हो गया, 3 इसको यहाँ लेकर के आ जाओ तो TB इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 3 टू द पावर 2/3। 3 टू द पावर 2/3 का मतलब हो गया 9 टू द पावर 1/3। 9 टू द पावर 1/3 का वैल्यू देखो यहाँ पर दे दिया हुआ 2.03। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 300 इंटू 2.08। तो 0.08 के लिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 624 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पर निकल गया। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो एफ का वैल्यू चूंकि मोनोटोमिक गैस दिया हुआ है, मोनोटोमिक गैस के लिए हो गया 3/2 n नंबर ऑफ मोल्स 10 R के टर्म्स में बोल दिया। डेल टी हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बी और ए के बीच में कितना हो गया बताओ, ये हो गया 624 और ए का 300, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 324। तो यहाँ हो गया तुम्हारा 324। तो इसको बच्चा कट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 से कट के यहाँ पर हो गया 1, यहाँ 6, यहाँ 2, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 6 8 4 486 R 486 R 0, सॉरी ये 10 का जीरो रहेगा यहाँ पर, 10 का जीरो रहेगा यहाँ पर, ये जीरो भी आ जाएगा। तो तुम्हारा बी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द होल प्रोसेस इज, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द होल प्रोसेस बच्चा हम लोग कैसे निकालेंगे, सोचो थोड़ी देर के लिए कि ये ए से बी, बी से सी, सी से एफ, एफ से वापस अगर ए पर चला जाता, एफ से अगर वापस एक स्टेट फॉलो करने के बाद वो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉलो करने के बाद ए स्टेट में चला जाता, तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा एक साइक्लिक प्रोसेस। और एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है बताओ, 0। तो अगर हम लोग बोले कि ये कंप्लीट कर दिए हम लोग तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गया ना। तो अगर चूंकि ये कंप्लीट साइकिल नहीं हो रहा है तो ये साइकिल का चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो सिर्फ इसका इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होना चाहिए। इसका जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी चेंज और इसका इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों को ऐड कर दो तो टोटल चेंज इंटरनल एनर्जी कितना होना चाहिए, 0। मतलब ये बाकी पूरा का मिला करके और इसका इंटरनल एनर्जी चेंज सेम होना चाहिए। तो हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन दिस टू स्टेट निकालेंगे, ए और एफ। तो ए और एफ का चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, फिर से वापस ये फॉर्मूला यूज करो, F/2, एफ हो गया 3/2, एन का वैल्यू हो गया 10 इंटू आर इंटू डेल टी। डेल टी बच्चा ए और एफ पॉइंट के बीच का, तो ए और एफ, एफ पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा वो पहले कैलकुलेट कर लो। देखो बी पॉइंट का टेम्परेचर तुमको मिल गया, कितना हो गया 24 केल्विन, और सी पॉइंट का टेम्परेचर जितना है वो ड्रॉप टू टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर आ गया, 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 11 डिग्री सेंटीग्रेड को तुम चेंज कर लो
केल्विन में, तो 273 प्लस 11 कितना हो गया 284, तो ये रहा 284 केल्विन। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ एक पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो भी 284 केल्विन होगा। ठीक है, और ए का टेम्परेचर कितना था बताओ 300 केल्विन था, तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा -16। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ पर -16। क्लियर बच्चा, -16, तो यहां से कट करो, ये हो गया तुम्हारा 8, फिर 8 3 जा 24 -240 इंटू आर। अच्छा, टोटल चेंज इन इंटरनल तुम लोग ऐसे निकाल सकते थे, ए टू बी कितना होगा, बी टू सी कितना होगा, सी टू एफ कितना होगा, उसके बाद सबको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद देखो तुम्हारा रिजल्ट यही आएगा। तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पर स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे कि अगर ये साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट होता तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता हमारा 0 होता, तो सिर्फ ए टू एफ इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा वही टोटल इंटरनल एनर्जी का चेंज का वैल्यू का इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, सो दैट दोनों का मिलाकर के टोटल इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम लोग ए और एफ इन दोनों के बीच का चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, वहां से हम लोग डायरेक्ट पा जाएंगे, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम्हारा कितना हो जाएगा -240 आर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द होल प्रोसेस इज -240 आर, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये भी करेक्ट हो गया, तो ए बी सी तीनों करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर बोलता है द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टेट बी आर 2.08 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 624 केल्विन रेस्पेक्टिवली। तो बच्चा बी स्टेट का जो टेम्परेचर है, बी स्टेट का टेम्परेचर वो तो हम लोग देखें अभी कितना आया, बी स्टेट का टेम्परेचर वो 624 केल्विन, ये तो करेक्ट है, लेकिन अब प्रेशर निकालने के लिए तुमको यहाँ पर फिर से एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी या पीटी कोई भी एक रिलेशन यूज करो। अगर हम लोग पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था पी नॉट, और वी वॉल्यूम था वी नॉट टू द पावर गामा, गामा का मतलब हो गया 5/3, है ना। और इस पॉइंट पे जब हम लोग पहुंचे तो ये पी पॉइंट का प्रेशर, बी पॉइंट का प्रेशर हो गया पी बी, और वॉल्यूम यहाँ पर हो गया कितना बताओ वी नॉट बाई 3 होल टू द पावर कितना गामा, गामा मतलब हो गया 5/3, वी नॉट टू द पावर कैंसिल हो जाएगा, तो पी पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट इंटू 3 टू द पावर 5/3। अब 3 टू द पावर 5/3 का वैल्यू जो रहता है ऑब्वियसली 2.08 नहीं आएगा, बिकॉज 2.08 जो होता है 9 टू द पावर 1/3, और ये 9 टू द पावर 1/3 नहीं होगा, है ना, ये 9 टू द पावर 1/3 नहीं होगा, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा प्रेशर जो है वो 2.08 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट द पॉइंट इनिशियल प्रेशर जो था उसका बराबर नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर हो जाएगा 624 केल्विन होगा, लेकिन प्रेशर इक्वल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो होगा तुम्हारा ए बी और सी होगा। क्लियर बच्चा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन दे दिया था तुम लोगों का, यहाँ क्वेश्चन तुमको दे दिया है टू थिन वायर्स, वायर 1 ऑफ डायमीटर 0.650 मिलीमीटर एंड वायर 2 ऑफ अननोन डायमीटर डी आर गिवन टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी, द डायमीटर्स ऑफ द टू वायर्स आर मेजर्ड विथ अ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से मेजरमेंट किए, द स्क्रू गेज हैज अ पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड there are 100 divisions on the circular scale, the smallest division on the linear scale is 0.5 millimeter, the table shows the reading of ls and cs for the measurement the value of b, d का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चा देखो पहला जो रीडिंग दिया हुआ है, इस पहले रीडिंग के जरिए से अगर हम लोग रीडिंग डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर निकाले तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा किसका बताओ, लीस्ट काउंट का, है ना। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर जो होगा, लीस्ट काउंट हम लोग जानते हैं पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, तो पिच यहाँ पर दे दिया हुआ 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो गया 100, मिलीमीटर में दिया हुआ तो ये हो गया 0.005 मिलीमीटर, ठीक है 0.005 मिलीमीटर, ये हो गया तुम्हारा लीस्ट काउंट। अब बच्चा ये जो रीडिंग दिया हुआ है फर्स्ट डायमीटर का, डायमीटर जो फर्स्ट वायर का डायमीटर निकालेंगे तो वो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, लीस्ट ये तुम्हारा लीनियर स्केल का जो डिवीजन दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, ये रीडिंग दिया हुआ 0.5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल डिवीजन 42 है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना होगा 42 इंटू लीस्ट काउंट, तो 42 इंटू लीस्ट काउंट अगर हम लोग करते हैं 0.005, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग क्या मिल जाएगा 0.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10 5 4 जा 21, ये 21 हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के बाद अगर ये देंगे तो हम तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.71 मिलीमीटर, लेकिन तुम्हारा रीडिंग दिया हुआ है कितना बताओ यहाँ पर
0.0650 रीडिंग तुम्हारा कम है डायमीटर, और यहाँ का कैलकुलेशन ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पर जीरो एरर है। ठीक है, तो ये जीरो एरर कितना होगा, जीरो एरर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे, तुम्हारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है 0.71 माइनस एक्चुअल वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ 0.650, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 6 एंड दिस वन इज 0.06 मिलीमीटर। 0.06 मिलीमीटर तुम्हारा हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस गिवन वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस आया तो ये पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। तो ये जीरो एरर का वैल्यू जानने के लिए तुम्हारा पहला वाला का रीडिंग दिया हुआ था, अदरवाइज पहला का तो डायमीटर पहले ही दिया हुआ था, उससे क्या जरूरत था। तो इससे हम लोग निकालेंगे कि कोई जीरो एरर इसमें है या नहीं है। तो जीरो एरर है, ये पता चल गया। तो अब वायर 2 का जो डायमीटर होगा, उसका डायमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बोलो। उसका जो लीनियर स्केल का डिवीजन हो गया, उसका रीडिंग मिला 1.5 मिलीमीटर, प्लस अब इसका सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया तुम्हारा 95, तो 95 के साथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करो। लीस्ट काउंट तुम्हारा कितना था 0.005, तो बच्चा 0.005 को अगर हमसे मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा बता। 5 5 या 25, 5 5 या 25, 5 हो गया, 45 और 2 47, ये 47 हो गया, 1 2 3, तो 0 पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दो, तो ये हो गया 1.5 1.549 1.975 मिलीमीटर, ये हो गया तुम्हारा डायमीटर। लेकिन चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है, तो फिर एक्चुअल डायमीटर जो होगा वो एक्चुअल डायमीटर इसमें से हम लोग लीस्ट काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जीरो एरर जो आया 1.975 उसको सब्ट्रैक्ट करो, विच इज 0.06 माइनस करो तो कितना आएगा बताओ। ये बना 5, ये 13 माइनस 7 माइनस 6 मतलब हो गया 1, तो यहाँ बना 8, 1.815। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा रीडिंग 7 माइनस 6 1 8 1 1.815 मिलीमीटर। तो ये करेक्ट डायमीटर होगा तुम्हारा वायर 2 का। वायर 2 का करेक्ट डायमीटर 1.815 मिलीमीटर होगा। क्लियर बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट अ स्लिट ऑफ विथ दिस वन रीडिंग एरर दोनों दे दिया हुआ इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स यूज करें इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न the angular distance between the central maxima and the first minima, ठीक है, is measured to be this one। ठीक है, चलो तो एंगुलर डिस्टेंस फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में जो निकालेंगे तो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस देखो बच्चा, डेल एक्स का वैल्यू होता है तुम्हारा a sin थीटा, इक्वल टू लिखते हैं हम लोग कितना एल लैम्डा। ठीक है, बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए होगा, और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए तुम्हारा पाथ डिफरेंस का कंडीशन क्या था डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर एन लैम्डा होता है, तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। तो एन तुम्हारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के लिए एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, हियर एन इक्वल टू फर्स्ट मिनिमा का मतलब हो गया एन का वैल्यू 1, तो यहाँ से लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो बन गया a इंटू साइन थीटा। तो बच्चा इसका फ्रैक्शनल एरर निकालने का तरीका क्या बताओ। जनरली हम लोग इसको क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा मैक्सिमम एरर निकालने के लिए लॉग लेकर के डिफरेंशिएट कर देते हैं। लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया डेल लैम्डा बाई लैम्डा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शनल एरर, ये दिस बिकम्स इट फ्रैक्शनल एरर, यही निकालना है तुम लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, दिस बिकम्स डेल लैम्डा बाई लैम्डा, दिस इज डेल ए बाई ए। ठीक है, और यहाँ पर हो गया साइन थीटा का डेरिवेटिव। अच्छा लॉग ले लेंगे, लॉग लेकर डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव वो साइन थीटा, नीचे रहेगा साइन थीटा। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, cos थीटा इंटू डेल थीटा, cos थीटा इंटू डेल थीटा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। डेल ए विथ दिया हुआ था, देखो विथ ऑफ द स्लिट इज गिवन एज दिस वन, तो ये बना उसका एरर, ये उसका एक्चुअल वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 0.002 डिवाइडेड बाई 0.1 सॉरी 0.016। ठीक है, ये हो गया साइन, cos को इसके नीचे लेकर के आओ, तो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। क्योंकि यहाँ पर थीटा इज वेरी स्मॉल तुमको दिया हुआ है, थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन 2 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा वेरी स्मॉल होगा तो टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाई साइन 2 डिग्री, टेन 2 डिग्री होगा, टेन 2 डिग्री को हम लोग साइन 2 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर तुमको दे दिया हुआ है, इज नियरली इक्वल टू, दिस इज नियरली इक्वल टू, ये 10 होगा, 10 को नियरली इक्वल टू साइन 2 डिग्री लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ डेल थीटा हो गया तुम्हारा एरर, तो एरर यहाँ से लिखो तुम्हारा कितना होगा बताओ, एरर हो गया तुम्हारा 40 मिनट, तो 40 मिनट को डिग्री में चेंज करो बाई 60, और डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में फिर से चेंज करेंगे तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट हटा देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 से कट जाएगा 1/8 हो गया, और यहाँ साइन 2 डिग्री का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 0.035 पुट करेंगे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2/3।
पाई बाई 180, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ? 3.14 डिवाइडेड बाई 180। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो इसका वैल्यू कितना आएगा देखो, 2 से अगर हम लोग यहाँ पर कट करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एक जीरो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 0.35। 0.35 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1.05। ठीक है, तो ये हो गया देखो 0.125 प्लस, अगर देखो ये जीरो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 0.35। 0.35 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.05 होगा। 1.05 को हम लोग ऑलमोस्ट 1 पकड़ सकते हैं, है ना? तो ये अगर 1 हो जाएगा ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम लोग को यहाँ पर बचा हुआ क्या रहा बताओ, 3.14/9। अब 9 से इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 9 से डिवाइड करेंगे तो ये मान लो 1/3 मतलब 0.33। 0.33 को इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 0.33 मतलब 0.45 के आसपास आएगा। तो 0.45 के आसपास आएगा मतलब 0.46 अराउंड दिस आएगा। ये तुम्हारा बना रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर जो आएगा ये तो ऑलमोस्ट 0.46 आएगा। 0.46 इसके अराउंड आएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बच्चा तुम लोगों को दिया हुआ है पोलराइजेशन का क्वेश्चन दे दिया हुआ। एज शोन इन द फिगर, अ रे AB of unpolarized light enters from water of refractive index N of water दे दिया हुआ into a medium of refractive index NP। P मीडियम यहाँ पर दिया हुआ, बीच में P मीडियम दिया हुआ, NP यहाँ पर। P मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दिया 4/√3। आफ्टर पासिंग थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स NG, ये ग्लास प्लेट है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5 एंड अ रे ऑफ वाटर, रे ऑफ वाटर बीच में वाटर का म्यू दिया हुआ 4/3। At a particular incidence angle I, the reflected ray CD is polarized in the direction as shown in the figure। as shown in the figure इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड हो जा रहा है। तो पोलराइजेशन के लिए बच्चा ब्रूस्टर्स लॉ हम लोग पढ़े थे। जब लाइट को यहाँ करके यहाँ पर इंसिडेंट होता है तो यहाँ से कुछ लाइट रिफ्रेक्ट होता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये अगर कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, ये अगर पार्शियली पोलराइज्ड होगा तो इन दोनों के बीच का एंगल आई 90 डिग्री होता है। ये एंगल आई होता है। इस आई को हम लोग एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, जिसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ? tan I P इक्वल टू म्यू। म्यू हो गया तुम्हारा इस डेंसर मीडियम का, ये डेंसर मीडियम है। लाइट रेयर मीडियम तो डेंसर मीडियम में आ रहा है, ये डेंसर मीडियम का है। लेकिन अगर रेयर मीडियम एयर के अलावा और कोई मीडियम होता है तो यहाँ पर म्यू को म्यू रिलेटिव लिख देंगे हम लोग। म्यू रिलेटिव का मतलब क्या हो गया बताओ? ये तो एयर विद रेस्पेक्ट टू द मीडियम, यहाँ जो मीडियम है, ठीक है ना, एयर के अलावा और कोई मीडियम रहेगा तो उससे हम लोग को डिवाइड कर देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी देखो ये लाइट गया, जाने के बाद वहां पर रिफ्लेक्ट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्टेड मीडियम ये हो गया। अगर ये एयर होता तो तुम्हारा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, देखो ये मीडियम वाटर, ये मीडियम वाटर, एक ही मीडियम अगर होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सब पैरेलल होगा तो ये एंगल सेम होगा। दिस एंगल इज आई, ये एंगल यहाँ से जो निकल रहा और ये एंगल सेम होगा। एक्चुअली हमको ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन का मतलब ये निकालने के लिए बोला है ना, आईपी। तो tan आईपी इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ? tan आईपी इसके लिए तुम्हारा डेंसर मीडियम ये हुआ, है ना। डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया तुम्हारा 4/√3। और रेयर मीडियम यहाँ पर एयर नहीं है, एयर की जगह वाटर है। अगर एयर होता तो डिवाइडेड बाई 1 करते हैं हम लोग, लेकिन अगर एयर के अलावा और कोई मीडियम रहेगा तो 4 ऑफ दैट मीडियम कर देंगे। तो ये हो गया 3/√3 विच इज इक्वल टू √3। तो आईपी इक्वल टू आएगा तुम्हारा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन यहाँ पर हो जाएगा ओनली 60 डिग्री। क्लियर बच्चा? अब देखो ये दिया हुआ, as shown in the figure, the resistance of a galvanometer G can be found by a half deflection। half deflection method का क्वेश्चन दे दिया बच्चा। Here the resistance R2 is adjusted such that when the key K is closed, the deflection in the galvanometer becomes half of the value as compared to when K is open। K जब open था उस वक्त जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, K को क्लोज करने के बाद हाफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो तुमको बोल दिया है हाफ डिफ्लेक्शन के टाइम में R2 का वैल्यू 4 हो गया और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया 6। इन दिस डिफ्लेक्शन कंडीशन, हाफ डिफ्लेक्शन कंडीशन, रेजिस्टेंस R1 से करंट कितना जा रहा, मतलब इसको जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो उस वक्त इसमें से करंट कितना जा रहा। ये करंट जाने के लिए हम लोग को देखो G का वैल्यू तो तुमको दे दिया हुआ है, G का वैल्यू दिया हुआ है 6 ओम और इसका वैल्यू ये कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के बाद इसका वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, दिस वन इज गिवन एज 4 ओम। तो तुमको सिर्फ ये रेजिस्टेंस चाहिए ना, ये रेजिस्टेंस में लिया तो करंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए हाफ डिफ्लेक्शन का डायरेक्ट रिलेशन क्या बताओ? अगर हम लोग यहाँ पर एक शंट लगाते हैं तो शंट का रेजिस्टेंस अगर एस होगा तो 1/s इक्वल टू 1/g प्लस 1/r, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के लिए हम लोग जो शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पर, जिसके बाद इसका डिफ्लेक्शन हाफ होता है, वो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए 1/s इक्वल टू 1/g प्लस 1/r। आर हो गया तुम्हारा ये रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस, जी हो गया गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली
एस के जगह में तुम्हारा यहाँ पर क्या है बताओ, R2, तो ये हो गया 1/R2। जी के जगह में तुम्हारा जी है, 1/G हो गया। आर के जगह यहाँ पर 1/R1 है, ठीक है। तो अब वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा कितना, वैल्यू तुम्हारा R2 का दिया हुआ है और G का वैल्यू दिया हुआ है, R1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/R1 इक्वल टू 1/R2। R2 का मतलब हो गया 4 माइनस 1/6। तो यहाँ पर अगर एलसीएम ले लोगे तो ये हो गया तुम्हारा कितना बताओ, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 2/24 विच इज इक्वल टू 1/12। तो बच्चा R1 का वैल्यू आ गया तुम्हारा यहाँ से 12 ओम। R1 का वैल्यू निकल गया। अब करंट इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, और ये करंट हम लोग I मान लेते हैं, तो I का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाई R1। R1 का वैल्यू आया हमारे पास 12 प्लस ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका रेजिस्टेंस ऐड कर दो। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, प्रोडक्ट बाई सम 24/10 दैट इज 24/10 2.4। तो 10 को 14.4 से डिवाइड कर दो, 10 को 14.4 से डिवाइड करके देखो, जो आता है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In a new system of units, the units of mass, length, time, and current are 5 kg, 5 meter, 5 second, and 5 ampere respectively. If mu naught and epsilon naught are the permeability and permittivity of the free space respectively, then in this new system of unit, the magnitude of 1 SI unit कितना होगा? 1 SI unit का निकालने के लिए new system में अगर इसका unit निकालेंगे बच्चा, unit ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, न्यू सिस्टम में अगर निकालेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक म्यू नॉट बाहर चला आएगा, ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट होगा, और 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू सी, ठीक है, म्यू नॉट इंटू सी। अब म्यू नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम लोग लिखते हैं फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट फोर्स पर यूनिट लेंथ तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1/2/R पर यूनिट लेंथ इंटू एल मल्टीप्लाई कर दो, dF/dl होता है तुम्हारा ये, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग म्यू नॉट की जगह में क्या लिख सकते हैं बताओ, म्यू नॉट की जगह में लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाई करंट, करंट का स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाई आई का स्क्वायर हो गया इंटू सी। क्लियर बच्चा? तो ये हो गया तुम्हारा एफ, एफ का मतलब हो गया एम एल टी टू द पावर -2 इंटू सी, सी का मतलब हो गया एल टी टू द पावर -1, आई आई हो गया तुम्हारा ऊपर चला गया, तो आई का हो गया करंट, करंट का हो गया -2, ठीक है। तो इट बिकम्स एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, देखो ये केजी हो गया, तो केजी के लिए लिखेंगे हम लोग 5 केजी, 5 केजी 5 केजी हो जाएगा। एल लेंथ, लेंथ का वैल्यू होगा तुम्हारा 5 मीटर, 5 मीटर का 5 का स्क्वायर कर दो, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हम लोग अगर मीटर यूनिट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं, मान लो 5 लिखे, लेंथ हो गया 25, टाइम हो गया तुम्हारा कितना 5 सेकंड, 5 सेकंड का स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा 1/5 क्यूब 125 हो जाएगा। और यहाँ पर बना तुम्हारा कितना बताओ, आई म्यू नॉट एफ बाई आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का वैल्यू हो गया 1/25 हो गया, ठीक है ना। तो 25 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट गया, तो ये हो गया तुम्हारा 25। तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट जो होगा उसको यहाँ से 25 न्यू सिस्टम में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो N1 इक्वल टू N2 होता है, तो न्यू सिस्टम में N2 का जो वैल्यू होगा ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, इसका वैल्यू कितना आ गया बताओ 1/25, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू N1 होगा। तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट जो था पहले का जो होगा 25 टाइम्स हो जाएगा, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट जो होगा पहले जो था उसका 25 टाइम्स हो जाएगा। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, इफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज दिस वन, देन इट्स न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एसआई यूनिट विल बी, एसआई यूनिट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पहले जो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में जो था उसका 25 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। N2 का जो वैल्यू होगा यहाँ पर इसका वैल्यू 1/25 लिखो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट जो होगा पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट था उसका 25 टाइम्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बच्चा यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बच्चा, कंटेनर ऑफ हाइट 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, लेंथ 2 मीटर, हाइट 2 मीटर, ब्रेथ ऐसे है 1 मीटर, is made of insulating vertical walls of two large
एरिया हॉरिजॉन्टल मेटल सरफेस प्लेट M1 M2, ये दोनों दो लार्ज प्लेट है, उसके बीच में 3 वर्टिकल वॉल खड़ा कर दिया हम लोग, जो 2 लिक्विड को पार्टीशन करके रखा है। द कंटेनर इज पार्टीशन इन द 2 chambers with a thin insulating vertical walls. The partition wall contains a small hole cross section area इतना near its bottom edge, यहाँ पर है, ठीक है। Initially the hole is closed and the left chamber of the container is completely filled. पहले इसको बंद करके पूरा इसको भर दो, पूरा completely filled up कर दिए, ठीक है। With a liquid of dielectric constant epsilon r equal to 15 and the right chamber empty, उसमें air है, इसका वैल्यू 1 हो गया। At t equal to 0 the hole is opened and the liquid flows from the left chamber to right chamber, ठीक है। चलो, जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से लिक्विड यहाँ पर आना शुरू करेगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं होगा लिक्विड फ्लो होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर तुमको क्या बोल दे रहा है कि लेफ्ट चेंबर टू द राइट चेंबर, इन बोथ द चेंबर द स्पेस अबव द लिक्विड हैज एयर मतलब जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, 1 होगा, एंड इज मेंटेन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द स्कीमेटिक ऑफ द कंटेनर एट अ टाइम t greater than 0 इज शोन इन द फिगर। t greater than 0 कोई भी टाइम में ये रिलेशन दिखला दिया तुमको। तो आपको यहाँ से क्या पूछा, देखो, द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द लेफ्ट चेंबर एट 500 सेकेंड, टी का वैल्यू जब 500 सेकेंड होगा तब बताओ लेफ्ट चेंबर का हाइट कितना होगा, ठीक है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि लेफ्ट चेंबर में जो हाइट होगा वो h हो जाएगा, मान लेते हैं हम लोग ये वाला हाइट लेफ्ट चेंबर का कितना होगा, दिस हाइट इज h एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, t टाइम के बाद इसका लेफ्ट चेंबर का हाइट हो गया h। तो ये ऊपर से जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा बताओ, 2 - h मीटर, ठीक है। तो जितना ये खाली हुआ है उतना यहाँ से राइज करेगा, भरेगा। तो ये जो लिक्विड यहाँ राइज किया, ये जो लिक्विड यहाँ राइज किया, तो इसका हाइट हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ, 2 - h, ठीक है बच्चा। तो अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे कि ये लिक्विड जो यहाँ से निकल रहा है इसका जो वेलोसिटी होगा, जिस लिक्विड को जिस वेलोसिटी के साथ ये इस तरफ जा रहा है, तो उसका बर्नौलीज थ्योरम यूज करते हैं हम लोग। डायरेक्ट क्या लिखते हैं बताओ, यहाँ पर अगर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम h हाइट होता है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रो जी एच इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, रो जी एच ये कन्वर्ट हो जाता है हाफ रो वी स्क्वायर में, है ना, हाफ रो वी स्क्वायर में। तो यहाँ रो और रो कैंसिल हो जाता है, वी का वैल्यू √2g आता है, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स बोलते हैं, यहाँ निकल आता है। लेकिन उस टाइम में बच्चा यहाँ पर कोई लिक्विड नहीं रहता है, यहाँ कोई लिक्विड नहीं रहता है। अब सोचो यहाँ पर जो लिक्विड राइज फॉल कर रहा है, ये लिक्विड यहाँ पर राइज कर रहा है, तो इस पॉइंट पर यहाँ सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ये लिक्विड का भी प्रेशर है। तो अल्टीमेटली बच्चा यहाँ पर जो हम लोग रिलेशन यूज करते हैं सेम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज करे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट ऑफ लिक्विड h नहीं लेंगे हम लोग, हाइट ऑफ द लिक्विड जो लेंगे वो ये कंसीडर करेंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जो लिक्विड यहाँ से जो लिक्विड ऊपर है उसका एक्स्ट्रा, उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा बताओ, ये h था और ये 2 - h था, h में से 2 - h को अगर माइनस कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2h - 2। तो यहाँ जो हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो हाइट h नहीं होगा, वो हो जाएगा रो g इंटू 2 - 2h ये कन्वर्ट होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हाफ रो वी स्क्वायर में। तो यहाँ से रो कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू जो आएगा 2g, अच्छा इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी 2 कॉमन ले लो, ये 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4g इंटू h - 1 इसका रूट, ठीक है। तो अब देखो dt टाइम में अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से जो लेवल राइज किया है, ये फॉल किया, ये लेवल यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा dh। तो dh लिक्विड का जो वॉल्यूम डिक्रीज किया यहाँ से, वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। अच्छा कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ये टोटल था 2 मीटर, ये 1 मीटर में हम लोग ब्रेक किए और इसका विड्थ जो है यहाँ से विड्थ जो है ये 1 मीटर निकला हुआ है। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे बनेगा, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ इंटू ब्रेथ 1 मीटर रहेगा। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो स्क्वायर एक चेंबर बनेगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ और ब्रेथ 1 रहेगा इंटू DH। तो जो लिक्विड यहाँ से फॉल किया उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 1 DH। ये dt टाइम में इतना लिक्विड यहाँ से फॉल किया, तो dt टाइम में यहाँ से जो लिक्विड फॉल किया वही लिक्विड इस तरफ इंटर किया। अब ये लिक्विड जो वेलोसिटी के साथ यहाँ इंटर करो वो वेलोसिटी v है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो स्मॉल a है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वल टू a इंटू स्मॉल v, ये तो 1 सेकेंड का हुआ,
जो लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ उसका 1 सेकंड का वॉल्यूम a इंटू वी हो गया। तो ये जो टाइम लगा जिस टाइम में ds नीचे आया दैट टाइम इज dt। तो dt टाइम में जो लिक्विड यहाँ चला गया उसका वॉल्यूम कितना होगा इंटू dt कर दो। ठीक है, अब यहाँ से तुम लोग v का वैल्यू पुट कर दो। v का वैल्यू ये था तो ये बना dh इंटू यहाँ से 2 को चाहो तो तुम लोग बाहर निकाल सकते हो, 2 रूट g बाहर चला आएगा। a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो स्मॉल a, और v हो गया तुम्हारा दिस वन स्मॉल a, v हो गया तुम्हारा यहाँ रूट अंडर h माइनस 1 इंटू dt। क्लियर बच्चा, 2 बाहर आ गया, रूट g को अलग कर लिया हम लोग, a स्मॉल ऐसे ही था, v का वैल्यू यहाँ पर पुट किया इंटू dt। अब तुमको यहाँ निकालने के बोला कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना। तो dt इक्वल टू यहाँ पर dh के इसके नीचे लेके चलाओ dh बाई रूट अंडर h माइनस 1 इक्वल टू इंटू dt। इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, इंटीग्रेशन करता हम लोग। जब टाइम स्टार्ट हुआ तो h का वैल्यू कितना था बताओ, टाइम जब स्टार्ट हुआ तो h का वैल्यू कितना था, t का वैल्यू जब 0 तो पूरा कंप्लीटली फिल अप था तो h का वैल्यू था 2, h का वैल्यू था 2, ठीक है। तो 500 सेकंड के बाद इसका h कितना होगा ये तो निकालना है, ये तो निकालना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर h हो जाएगा, लिमिट पुट कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, h माइनस 1 टू द पावर हाफ, इसको ऊपर लेकर के गए h माइनस 1 टू द पावर माइनस हाफ। तो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन के ऊपर पावर n आता तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो इसका पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो गया प्लस हाफ, प्लस हाफ मतलब h माइनस 1 का रूट डिवाइडेड बाई हाफ, हाफ का मतलब ये रहा हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ लिमिट हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ 2 टू h, ये रहा 2a। अच्छा यहाँ भी वैल्यू पुट कर दे हम लोग, ठीक है। a का वैल्यू देखो, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे a का वैल्यू रूट 10 और ये g का वैल्यू भी 10 अंदर चला आया, दोनों रूट के अंदर आ गया, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था तो उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 4 तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये इंटीग्रेशन आएगा dt का t अपर लिमिट 500 माइनस 0, तो यहाँ पर एक 500 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बच्चा। अब सोचो ये 500 और ये 2 कितना हो गया 1000, 10 टू द पावर 3, इन दोनों के लिए एक 10 बाहर आया 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हुआ रहा यहाँ पर 1। ये हाफ को तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसमें अब लिमिट पुट करो, h पुट किए तो हम लोग यहाँ पर कितना पाए h माइनस 1 का रूट, 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 1 आएगा तो माइनस 1 हो गया, और ये बना यहाँ पर कितना हाफ, तो माइनस 1 को वहां लेकर के जाओ तो ये बन गया तुम्हारा कितना बताओ। अच्छा सॉरी, एक चीज हम लोग यहाँ पर गड़बड़ कर दिए, तो यहाँ पर देखो ये एक नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा, यहाँ एक माइनस साइन आएगा, ये भूल गए हम लोग, एक माइनस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम के साथ साथ ये h का वैल्यू घटेगा, जितना टाइम बढ़ेगा ये h का वैल्यू उतना घटेगा। और जब भी हम लोग कैलकुलस यूज करते हैं सच दैट एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा, तो कैलकुलस में हमें नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता है। तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा h का वैल्यू यहाँ पर ऐसा ऐसा डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमको एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा बच्चा, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक नेगेटिव साइन, कैलकुलस हमेशा इंडिकेट करता है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के लिए यहाँ पर माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन रहेगा, यहाँ एक माइनस साइन रहेगा, यहाँ पर भी एक माइनस साइन रहेगा, तो ये माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 होगा, ठीक है। अब ये प्लस 1 को वहां लेकर के चले जाओ तो h माइनस 1 इक्वल टू होगा 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। तो अब स्क्वायरिंग करो, h माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 1/4, तो h का वैल्यू होगा 1 प्लस 1/4 विच इज 5/4, 1.25 मीटर। ये बना तुम्हारा आंसर, ये बना तुम्हारा आंसर। क्लियर बच्चा। अब इसको हम लोग ये मेथड यूज करके जो v का वैल्यू निकालें, इसको अगर पूरा बर्नौलीज थ्योरम यूज करके बनाते तुम लोग तो इसका देखते ये इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए एक लंबा सा कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन नहीं करके हम लोग स्मार्टली ये समझेंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इस लिक्विड के हाइट के ऊपर जो लिक्विड है उस हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कन्वर्ट होगा किसके अंदर बताओ, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बिकॉज यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी अगर पूरा लेते तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर सिर्फ हाफ रो v स्क्वायर नहीं पुट करते, उसके साथ साथ ये लिक्विड जो राइस किया उसका भी पोटेंशियल एनर्जी होता। अब उसको जब इस तरफ लेकर के आओगे तो इसमें से ये वाला माइनस होगा, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा बताओ, दोनों हाइट का डिफरेंस रहेगा, है ना। तो दोनों हाइट का डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच होगा दैट विल बी हियर कन्वर्टेड टू हाफ रो v स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। तो वहां से v का वैल्यू तुम्हारा एक लाइन में निकल गया, अब उसको हम लोग यूज करके इक्वेशन बना दिए, वैल्यू पुट किए तो h का वैल्यू तुम्हारा आ गया 1.25 मीटर। क्लियर बच्चा। अब इसके साथ साथ देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द डिफरेंस इन कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटल प्लेट्स t इक्वल टू 0 एंड दैट एट t इक्वल टू 500 सेकेंड इज 8 माइनस n इंटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, द वैल्यू ऑफ n कितना होगा, n का वैल्यू निकालना है। देखो बच्चा इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत बार तुम लोगों को बताएं,
कि अगर ये कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगा, अब एक कैपेसिटर के अंदर अगर बहुत सारा मीडियम रहेगा तो बहुत सारा मीडियम का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा एयर फील्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लेते हैं हम लोग C। तो अब मीडियम अगर इंसर्ट करेंगे डायलेक्ट्रिक मीडियम तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। अगर एक मीडियम इंसर्ट करते हो, अगर एक से ज्यादा मीडियम इंसर्ट करते हो तो फिर उसका कैपेसिटेंस K इफेक्टिव टाइम्स हो जाएगा। अब K इफेक्टिव का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, K इफेक्टिव का वैल्यू कितना था बताओ। अगर D डिवाइड होता है बहुत सारा मीडियम अगर है जिसमें से एरिया सेम है, D को अलग अलग डिवाइड करें तो उसका K इफेक्टिव का वैल्यू होता है कितना, समेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ D बाई K, ठीक है। और अगर एरिया डिवाइड होता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या चीज बोलो, समेशन ऑफ K इंटू A डिवाइड बाई समेशन ऑफ A। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, K इफेक्टिव का वैल्यू निकालते हैं। क्लियर बच्चा। अब अगर D का वैल्यू इक्वली डिवाइड होता है तो K इफेक्टिव का वैल्यू कितना होता है बताओ, जितना K दिया हुआ रहेगा सबका हार्मोनिक में निकाल लो तो वहां से K इफेक्टिव का वैल्यू निकल जाएगा। अगर एरिया इक्वली डिवाइड होता है तो जितना K दिया हुआ रहेगा उस सबका अरिथमेटिक मीन निकाल लो, वहां से K इफेक्टिव निकल जाएगा। अगर D या A डिफरेंट है तो जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर तुम लोग सोचो कि पूरा का एयर फील्ड अगर पूरा एयर होता तो फिर उसका कैपेसिटेंस कितना होता, दैट इज C मान लेते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आधा हिस्सा में ये पूरा एयर फील्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो आधा एरिया में हम लोग एक लिक्विड इंसर्ट कर दिए और आधा एरिया एज इट इज एयर है, तो एरिया इक्वल डिवाइड कर दिए। तो अभी जो एट T इक्वल टू 0 इसका जो कैपेसिटेंस होगा, एट T इक्वल टू 0 इसका जो कैपेसिटेंस होगा, एरिया चूंकि इक्वली डिवाइड हुआ है तो उसका K इफेक्टिव कितना हो जाएगा बताओ, K1 प्लस K2 बाई 2, एरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो K1 हो गया यहाँ 15 प्लस 1 16 बाई 2 8, तो इसका इनिशियल कैपेसिटेंस जो होगा C इनिशियल वो हो जाएगा तुम्हारा 8C हो जाएगा। अब फाइनली जब निकालोगे तो फाइनली निकालते वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो फाइनली निकालते वक्त हम लोग एक काम करते हैं, देखो ये जो कैपेसिटर बना, ये तुम्हारा प्लेट था, ये दो वॉल था, अब बीच में एक पार्टीशन है, ठीक है। ये पार्टीशन, यहाँ एक होल था जहां से लिक्विड इस साइड से इस साइड ट्रांसफर हो रहा। तो आफ्टर T इक्वल टू 500 सेकेंड, एट T इक्वल टू 500 सेकेंड बच्चा यहाँ का जो लिक्विड था ये हाइट हमने निकाली, कितना आ गया, दिस इज 5/4 मीटर। तो बच्चा यहाँ जो खाली है ये तो लिक्विड हो गया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया हुआ 15, और यहाँ पर खाली जगह में कितना आ गया, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी हो गया 1। तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा बताओ, टोटल 2 मीटर था ना, 2 मीटर से ये 5/4 सब्ट्रैक्ट करो, 2 माइनस 5/4 इक्वल टू 8/5 विच इज इक्वल टू 3/4 मीटर। तो ये हो गया 3/4 मीटर। ओके, तो बच्चा यहाँ जो खाली जगह हुआ है वो लिक्विड यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ जो लिक्विड चला है अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये लिक्विड यहाँ तक आ गया, तो इसका हाइट जो हो जाएगा वो 3/4 मीटर हो जाएगा। तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी, ये चूंकि लिक्विड यहाँ पर आ गया, ये 15 हो गया, और इसके ऊपर में भी खाली क्या बताओ, एयर है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दो प्लेट के बीच का जो ये एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया, ये एरिया मान लो A/2 हो गया, और ये जो एरिया है ये एरिया A/2 हो गया, और ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये थिकनेस है। तो ये वाला हाइट जो होगा वो कितना होगा, फिर से 2 से 3/4 सब्ट्रैक्ट करो, विच विल बी इक्वल टू 5/4 मीटर, ठीक है। तो ये पूरा कैपेसिटर का टोटल K का इफेक्टिव वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे तो अभी न्यू कैपेसिटेंस जो फाइनल होगा वो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि K इफेक्टिव इंटू C होगा, है ना। तो इनिशियल कैपेसिटेंस बच्चा हम लोग निकाल करके रखे थे, वो कितना था 8 इंटू C। तो अभी फाइनल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको ये सबका मिला करके K इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। K इफेक्टिव निकालने के लिए देखो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है इसमें ये D और ये D अलग है, ये D1 ये D2, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। तो इस पार्ट का लेफ्ट साइड का अगर हम लोग K इफेक्टिव का वैल्यू निकाले, लेफ्ट साइड का हम लोग निकालते हैं, सपोज K1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ D डिवाइड बाय समेशन ऑफ D बाई K। तो समेशन ऑफ D यहाँ से इन दोनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा 2, और D बाई K कितना होगा, ये D1 बाई K1, D1 बाई K1, K1 1 है तो ये 3/4 रहेगा, है ना। इसका देखो बच्चा D2 बाई K2, तो इसको हम लोग 15 से डिवाइड करें तो 15 का 5 से कटेगा, ये 3 होगा, 3 4 12, तो ये हो गया 1/12, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे अगर हम लोग तो 12 ऊपर चले गए, 12 2 24, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ से 4 से 12, 3 से 9, और ये हो गया 10, ये हो गया तुम्हारा 10, दिस इज सपोज 10। तो इसका वैल्यू मिलेगा हम लोगों को कितना, 12 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर बच्चा। अब ये राइट वाला पार्ट का जो है सिमिलरली हम लोग K2 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ पर भी वैसे लिखो D1 बाई K1 D2 बाई K2, ऊपर में समेशन ऑफ D रहेगा, तो समेशन ऑफ D फिर से 2 आएगा, यहाँ पर D1 बाई K1 मतलब हो गया 5/4, यहाँ एयर है
और ये d बाई 15 से डिवाइड करो तो 3 और 15 कटेगा, यहाँ 15 नीचे रहेगा, 3 बाई 15 मतलब मीन्स 1 बाई 5, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 1 बाई 20। अब इसका अगर हम लोग 20 एलसीएम लेते हैं तो 20 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 40, यहाँ पर ये 5 4 5 या 20, 5 5 या 25 प्लस 1 26, 26 2 से अगर कट करते हो तो यहाँ पर 20 बाई 13 आता है। ठीक है, तो बच्चा ये पूरा पार्ट का कंडक्टिविटी निकला तुम्हारा कितना 12 बाई 15, ये राइट पार्ट का जो है वो 20 बाई 13। अरे ये दोनों पार्ट जो है इक्वली एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये एरिया अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका जो के का इफेक्टिव वैल्यू होगा वो सिंपली इन दोनों का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, है ना। तो पूरा का मिला करके जो के इफेक्टिव का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 13, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ एलसीएम ले लो, 13 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो तो 13 इंटू 12 हो जाएगा तुम्हारा 156 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इट बिकम्स 100, ये नीचे आ गया 5 2 10 10 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 130 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा यहाँ से कितना 256 डिवाइडेड बाई 130। तो बच्चा फाइनल कैपेसिटेंस जो अब मिलेगा वो के इफेक्टिव इंटू सी हो जाएगा, तो के इफेक्टिव का जो वैल्यू हो गया 256 बाई 130 इंटू सी। अब सी का वैल्यू, अब अगर यहाँ पर डेल सी निकालेंगे चेंज इन कैपेसिटेंस जो हो रहा तो हो गया तुम्हारा इनिशियल कितना था बताओ, इनिशियल था 8 सी और फाइनल हो गया तुम्हारा माइनस 256 बाई 130 इंटू सी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस 256 बाई 130 इंटू सी, सी कॉमन ले लो। अब सी था पूरा, अगर एयर होता, एयर फील्ड कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया अगर पूरा का एयर होता, पूरा का अगर एयर होता तो इसका एरिया कितना होता बताओ, ये 2 था ना, यहां से लेके यहां तक लेंथ 2 और ये बाहर निकला हुआ कितना है बताओ, ये बाहर निकला हुआ उसका विथ विच इज 1 मीटर, तो इसका जो एरिया होगा प्लेट का, ऊपर जो प्लेट होगा उस प्लेट का एरिया कितना होगा 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई डी, डी मतलब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस विच इज ऑल्सो 2 मीटर, यहाँ 2 लिखो, 2 2 कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो यहाँ सी की जगह में एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो। अब देखो क्वेश्चन में तुम लोग को इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 माइनस एन इंटू सी नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, तो ये एन का वैल्यू हो गया ना। तो यहां से हम लोग एन का जो वैल्यू मिला, एन का वैल्यू मिल जाएगा तुमको 256 डिवाइडेड बाई 130। ठीक है, ये बच्चा देखो अगर 256 अगर ये 260 होता तो 260 को 130 से डिवाइड करते कितना मिलता हमको 2 मिलता, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम होगा, 2 से कम अगर होता तो 1.95 समथिंग लाइक इस तरह का वैल्यू होगा। क्लियर बच्चा, चलो ये हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा आ जाओ, ये दिया हुआ तुम्हारा रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन बच्चा हम लोग क्लास में किए हुए थे कि एक पार्टिकल आकर के अगर एक स्टेशनरी पार्टिकल को, ये स्टेशनरी डिस्क को, ये स्फीयर को हीट करता है तो उसको मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, एज अ रिजल्ट ये भी घूमना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में ये डिस्क को हम लोग इस पॉइंट सी पॉइंट के अबाउट सस्पेंडेड रखे। अब एक पार्टिकल आया इस तरफ लेफ्ट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आके हिट किया, उसके बाद नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चला गया, आ रहा था विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, हिट करने के बाद नीचे चला जा रहा विद वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, जिसका मास दिया हुआ था 20 ग्राम। जैसे ही इसको हिट करेगा तो ये डिस्क जो है सस्पेंडेड फ्रॉम दिस वन, ये सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क ऐसे रोटेट करने लगेगा, यहां से इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लगेगा। तो इसका जो रोटेशन हो रहा है जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास इसकी जगह से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो कितना ऊपर उठेगा, जैसे ही इसको हिट करेगा तो इसको एक एंगुलर वेलोसिटी देगा, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से उसके अंदर क्या आएगा, एक काइनेटिक एनर्जी आएगा, वही काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ऊपर जाएगा। जब तक काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा तब तक ऊपर उठता रहेगा। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास कितना हाइट ऊपर उठ गया, वही तुमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने के लिए पहले हमको इसका इनिशियल एंगुलर स्पीड निकालना पड़ेगा, जिस एंगुलर स्पीड से वो चलना शुरू करेगा उसको निकालेंगे हम लोग कैसे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर अबाउट द पॉइंट सी करोगे तो सी पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल जो ये आ रहा था, ये देखो इस पाथ में आ जा रहा था, ऐसे ऐसे पाथ, ये पाथ आ रहा था, ठीक है। तो यहां से इसका वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, ये रेडियस अगर r होगा तो r का इस तरफ कंपोनेंट ले लो, r cos 45 डिग्री, r/√2 होगा, और यहां से लेके ये भी r है, तो सी पॉइंट से यहाँ टोटल डिस्टेंस जो होगा r प्लस r/√2। तो अगर हम लोग अबाउट द पॉइंट सी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं तो फिर क्या मिलेगा हम लोगों को बताओ, mv r 1 प्लस 1/√2, r प्लस r/√2, r कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 1/√2 हो गया। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब जो होगा ये मार करके ये चला गया, ठीक है। तो ये जब जा रहा है उस वक्त उसका वेलोसिटी कितना हो गया, दैट वेलोसिटी सपोज v1, आ रहा था विद वेलोसिटी v, तो v1 वेलोसिटी के साथ जब जाएगा तो लीनियर मोमेंटम ये है,
अबाउट द पॉइंट सी इसका एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो इस पॉइंट से देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर अभी ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा which will be equal to r sin 45 degree which is again r by root 2 है ना। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट सी अगर निकालेंगे तो दैट बिकम्स इक्वल टू m v1 r by root 2 प्लस i ओमेगा। अब i यहां पर कितना हो जाएगा, अब यहां पर अगर i निकालते तो अबाउट दिस पॉइंट इस पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का वो अबाउट दिस एक्सिस हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चा यहां से ये r और एक ये r कैंसिल कर देंगे। अब उसके बाद जो वैल्यू बचा हुआ उसका सब वैल्यू पुट करो तो m का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 20 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। v दिया हुआ तुम्हारा 100, ये हो गया 1 + 1/√2। ओके, यहाँ पर m दिया हुआ तुम्हारा फिर से 20/1000, v1 का वैल्यू दिया हुआ 90, ये हो गया तुम्हारा 1/√2, ये हो गया तुम्हारा 3/2, m का वैल्यू 1 दिया हुआ है, r का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, दिस बिकम्स ओमेगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगा, देखो ये तुम्हारा 1 0 2 3, ये 1 2 3 कैंसिल, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 + 2/√2 विच इज इक्वल टू √2। ठीक है, यहां से ये 1 और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये √2 अगर यहां से कैंसिल करते हो तो ये 9√2 हो जाएगा, 9√2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू √2/10 बचेगा, है ना। ये 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दो तो ये बच गया तुम्हारा कितना 9√2/10। 9√2/10 का मतलब हो गया 9√2 का वैल्यू 1.414, तो इसको हम लोग 0.1414 लिख सकते हैं, है ना। ठीक है बच्चा, देखो ये कैंसिल हो गया तो √2 बचा, √2 का वैल्यू 1.414, 1.4 ही लिखते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.14 हो जाएगा, तो 9 इंटू 0.14 हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग 2 कट करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा 0.1, 3 मल्टीप्लाई करो तो 0.3 इंटू ओमेगा होगा। अब इसको सॉल्व करो, ये 1.4 ही लेते हैं हम लोग, 1.4 इंटू +2 कितना हो गया 3.4, इसको यहाँ लेकर के आ जाओ -4, 9 4 जार 36, 6 हो गया, 3 9 1 जार 9 है 3 12 हो गया, तो 1.2 हो गया ये, दिस इक्वल टू 0.3 ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू बच्चा हो गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बचेगा 4, यहाँ 3/2 1 हो जाएगा और यहाँ पर बच गया 2 डिवाइडेड बाई 0.3, 0.3 से डिवाइड कर देंगे तो 21.4/7 होगा विच इज नियरली इक्वल टू 7.1, ये 7.1 रेडियन पर सेकंड के आसपास वैल्यू आएगा। ठीक है, अब ये ओमेगा मिल गया, अब इस ओमेगा के साथ क्या करेंगे हम लोग, इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, अब बताओ, दैट विल बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh दैट विल बी इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, तो हाफ आई का मतलब हो गया अबाउट द पॉइंट सी विच इज इक्वल टू अगेन 3/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दो यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ये m कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू, g का वैल्यू यहाँ पर 10 पुट कर दो तो 10 इंटू h ही निकालता है ना हमको, h ही तो निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया उसका, गेन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट से होगा, तो m कैंसिल, g इंटू h, और ये हो गया तुम्हारा 3/4, r का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करते हो तो 0.2 का मतलब हो गया 2/10, 2/10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4/100 होगा। ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू हो गया तुम्हारा 7.1 का होल स्क्वायर। तो बच्चा देखो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि 7.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 50 आएगा, तो वो 50 और ये 100 कट करेंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा। ओके, तो ये यहाँ चला आएगा, तो h का वैल्यू हो गया तुम्हारा 3 डिवाइडेड बाई दिस इज 49 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 50 के आसपास आ जाएगा, तो 50 और ये 100 कट गया तो 2 हो गया, तो ये 2 हो गया तुम्हारा 3 को 2 से डिवाइड करते हैं 20 होगा, 20 का वैल्यू 3/20 का मतलब हो गया 1.5, तो 0 पॉइंट, यहाँ बच्चा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, अबाउट द पॉइंट सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, mgh इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो m कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/4, r का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना 0.2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2/4/100, एंड ओमेगा का वैल्यू 7.1 का स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 49 पॉइंट समथिंग मींस 50 से कट गया 2 हो गया 2, 1.5/10 0.15 होगा। ठीक है ना, h का वैल्यू हो जाएगा 0.15 मीटर।
तो ऑलमोस्ट 0.15 मीटर तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। ओके बच्चा, तो बच्चा ये वैल्यू आ गया तुम्हारा h इक्वल टू 0.15 मीटर। अब देखो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, after the collision the disk starts to rotate around the point C in the xy plane, the maximum change in height of the center of mass, ये हो गया 0.15 मीटर। अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द कोलिजन, इस कोलिजन में एनर्जी लॉस कितना हो रहा है। तो एनर्जी लॉस के लिए बच्चा हम लोग यहाँ पर इनिशियल एनर्जी निकालते हैं और फिर फाइनल एनर्जी निकालते हैं, तो वहां से एनर्जी लॉस कितना होगा ये पता चल जाएगा। इनिशियली वो पार्टिकल मूव कर रहा था विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, तो उसका इनिशियल एनर्जी हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम का वैल्यू हो गया 20/1000 और v था चूंकि 100, तो ये 100 into 100 हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 100 जूल। ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग निकालते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया जो पार्टिकल जब नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वजह से उस पार्टिकल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगा, प्लस डिस्क भी रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर और इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये डिस्क के लिए हो गया। ओके, तो इसका निकालेंगे अगर हम लोग यहाँ पे v1 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये m हो गया तुम्हारा 20/1000 और v1 हो गया 90, तो 90 into 90 कर दो यहाँ से, प्लस हाफ आई का वैल्यू हम लोग को अभी कितना मिला 3/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बच्चा, तो यहाँ से हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो 1 2 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये बचा सिर्फ 81 और यहाँ से कैलकुलेशन करके निकालो, कितना आता है देखो 3/4, एम का वैल्यू 1 kg हो गया, आर अगेन 0.2 मीटर था तो 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 4/100। ओके, यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर 7.1 का स्क्वायर ऑलमोस्ट वो फिर से कितना आएगा बताओ 50 के आसपास आएगा, 50 लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये 4 कट गया, ये कट गया, तो ये 2 हो गया, 3/2 का मतलब हो गया 1.2। ठीक है, 1.2 अगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो 81 प्लस 1.5, 3/2 1.5, तो इसको ऐड करते हैं तो ये हो गया 82.5 जूल। 82.5 जूल हो गया बच्चा फाइनल काइनेटिक फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी 82.5 जूल, इनिशियल एनर्जी 100 जूल। तो लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर जो होगा, लॉस ऑफ एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 82.5 which is equal to 17.5 जूल। तो अराउंड 17.5 जूल एनर्जी लॉस होगा। ठीक है बच्चा, ये रहा तुम लोगों का जेईई एडवांस 2026 का पेपर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा, समझ में आया होगा आई होप कि जो सॉल्यूशन हम लोग देखे हैं उसमें से बहुत सारा सॉल्यूशन ऐसा रहेगा जो उसका रूल्स फॉलो करके बनाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारा सॉल्यूशन ऐसा भी हम लोग देखें जिसको अगर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर बच्चा पसंद आया होगा तो उसको लाइक करना और शेयर करना सबके साथ। ठीक है, फिर हम लोग एक नया टॉपिक के साथ फिर नया वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।